हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्लीट स्टैटिक जीके, जिसमें जो है हम स्टैटिक जीके के चारों जो भी पार्ट्स हैं वो कवर करेंगे। इसमें हम जो स्टैटिक जीके पढ़ेंगे, इसमें हम हिस्ट्री का पोर्शन भी देखेंगे, पॉलिटी का जो रहता है वो भी देखेंगे, ज्योग्राफी का जो भी टॉपिक्स रहते हैं वो कवर करेंगे, और साथ में जो अदर टॉपिक्स मिसलेनियस टॉपिक्स हैं वो कवर करने वाले हैं। ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और इससे पहले जो स्टैटिक जीके की हमने इंडिविजुअल टॉपिक के साथ जो वीडियो की है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो तो करनी ही करनी है। साथ में ये वीडियो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी इन टॉपिक से वीडियो जो क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, और अभी जो एग्जाम हुए हैं मार्च में, उसके बेस पर भी जो है मैंने टॉपिक्स को रखा है। मीन्स जो टॉपिक्स वहाँ से पूछे गए हैं तो उन टॉपिक्स को भी जो है मैं कवर करने की इसमें कोशिश करूंगी। ठीक है, तो कंप्लीट रहने वाली है स्टैटिक जीके। जो टॉपिक हो चुके हैं, जैसे आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड कुछ टॉपिक हो चुके हैं, नदियों से रिलेटेड हो चुके हैं, या बौद्ध धर्म जैन धर्म है वो टॉपिक हो चुके हैं, तो उनको हम इसमें कवर नहीं करेंगे। उसके लिए आप इंडिविजुअल उन वीडियो को देखिए क्योंकि वो थोड़े डिटेल में पूछे जाते हैं, तो उनके लिए वो वीडियो है। यहाँ पे हम सिर्फ जो मेन टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं वो कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम हिस्ट्री का जो पोर्शन है उसको कवर करेंगे। तो अभी जो एग्ज़ाम हुए थे वहाँ पर जो है पुरा पाषाण काल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले, जहाँ पे पुरा पाषाण स्थलों के बारे में पूछा गया था कि कौन सा पुरा पाषाण स्थल कहाँ पर है। इसी तरीके से मध्य पाषाण और नव पाषाण स्थल से भी जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर जो भी हड़प्पा सभ्यता के जो भी स्थल रहे वो किस नदी पर स्थित है ये आपसे पूछा जा सकता है। तो वो सारी चीज़ें जो है हम इसमें हिस्ट्री से रिलेटेड कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट है भारत में पाषाण सभ्यता की खोज। ये पूछा जा सकता है कि पाषाण सभ्यता की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी। तो 1863 में 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने चेन्नई के स्थित पल्लवरम नामक स्थान पर की थी। ठीक है, पाषाण सभ्यता की खोज सबसे पहले कहां पर हुई थी? पल्लवरम नामक स्थान पर हुई थी, जो कि कहां पर है? चेन्नई में है। किसने की? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। कब की? 1863 में। इसके अलावा देखिए, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो हैबिलिस तथा होमो इरेक्टस, इन तीनों का ही जो संबंध है वो निम्न पुरा पाषाण काल से है। अगर आप पाषाण काल को देखेंगे तो इसमें भी तीन वो आते हैं, निम्न आता है, मध्य आता है और उच्च पुरा पाषाण काल आता है। तो इन तीनों का संबंध जो है वो किस काल से है ये पूछ सकते हैं। तो निम्न पुरा पाषाण काल से है। निम्न पुरा पाषाण काल में या पुरा पाषाण काल में जो उपकरण बनाने में किस पत्थर का यूज किया जाता था ये आपसे पूछ सकते हैं। तो क्वार्टजाइट जो पत्थर है उसका यूज किया जाता था उपकरण बनाने में। उस टाइम पे जो है कुछ मानव निर्मित औजार भी मिले, उनमें से कौन कौन से हैं? हैंड एक्स है, क्लीवर है, चॉपर है, चॉपिंग है। ये जो थे क्या है? पुरा पाषाण के औजार हैं। ठीक है, भारत में पहला हैंड एक्स से पूछा अभी एग्जाम हुआ था उसमें ये आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, जो पहला हैंड एक्स है वो कहां पर मिला? पल्लवरम में मिला था 1863 में। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने जो ये की थी उसमें जो था मिला था। ठीक है, यानी कि जो ये खुदाई हुई थी इसी में जो सर्वप्रथम खुदाई हुई पाषाण सभ्यता की, यहीं पर जो था ये हैंड एक्स की प्राप्ति जो थी हुई थी पल्लवरम में। और ये पूछा जाए कि किसके द्वारा जो थी हैंड एक्स की को प्राप्त किया गया था, तो रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा। उसके बाद दूसरा जो हैंड एक्स था ये अतिरपक्कम। अतिरपक्कम कहाँ पर है? अतिरपक्कम है तमिलनाडु में। ठीक है, कहाँ पे हो जाएगा? तमिलनाडु में। ठीक, इसके अलावा देखिए पुरा पाषाण काल के और महत्वपूर्ण स्थल जैसे अतिरपक्कम तमिलनाडु हो गया और हथनोरा एमपी हो गया। यहाँ पर जो है क्या मिले थे? मानव खोपड़ी के प्रथम साक्ष्य मिले थे। तो ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है मानव खोपड़ी के प्रथम साक्ष्य कहाँ पर मिले? तो अतिरपक्कम तमिलनाडु में और हथनोरा एमपी में मिले थे। ठीक है, भीमबेटका की गुफाओं से संबंध, मतलब भीमबेटका पूछा जाता है कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर हैं? तो ये मध्य प्रदेश में है और यहाँ से जो है सबसे प्राचीन चित्रकारी के जो है प्रमाण मिले हैं भीमबेटका से। नर्मदा घाटी ये भी एमपी से हो जाएगा। और भारत में मानव का जो सर्वप्रथम साक्ष्य मिला वो नर्मदा घाटी से ही मिला था। अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आई थिंक ये क्वेश्चन भी जो है जहां तक मुझे याद है मार्च के जो हमने पेपर किए हैं वहां पे जाके आप देख भी सकते हैं, शायद ये क्वेश्चन वहां पे पूछा गया था। ठीक है, श्योर नहीं हूं बट मुझे जहां तक याद है मैंने क्वेश्चन कराए हैं तो उसमें शायद ये क्वेश्चन था। ठीक है, कि मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से मिले थे? तो नर्मदा घाटी से मिले थे। ठीक है, उसके बाद सोहन घाटी पूछा जा सकता है। तो ये भी एक पुरा पाषाण स्थल है। ये अभी प्रेजेंट में आधुनिक पाकिस्तान में है और यहाँ पर हिम युग के जो है साक्ष्य मिले थे। ठीक है, बेलन घाटी अगेन इंपॉर्टेंट है। ये भी जो है मार्च के एग्जाम में अभी क्वेश्चन देखने को मिला था। बेलन घाटी की पुरा पाषाण स्थल आपसे पूछा था कि बेलन घाटी जो है ये कहाँ पर है, या शायद यूपी का पूछा गया था कि यूपी में कौन सा पुरा पाषाण स्थल है। तो वो बेलन घाटी है, यूपी के मिर्जापुर में है। और यहाँ से जो है निम्न पुरा पाषाण हो, मध्य पुरा पाषाण हो, उच्च पुरा पाषाण काल हो, तीनों के ही साक्ष्य जो थे बेलन घाटी यूपी से मिले थे। ठीक है, इसके अलावा एक और
और निमन पुराण पाषाण स्थल है, तो राजस्थान में कोई भी पूरा पाषाण स्थल पूछा जाए तो वो कौन सा हो जाएगा, डिडवाना हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। उसके बाद आती है महापाषाण या मध्य पाषाण काल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे टाइम पीरियड से रिलेटेड अगर आपको देखना तो देख सकते हैं कि यह काल 10,000 BC से 4,000 BC तक माना जाता है। और इस काल में मानव ने पशुपालन की शुरुआत जो थी की थी मध्य पाषाण काल में। और सर्वप्रथम किसको पालतू पशु बनाया था, कुत्ते को पालतू पशु बनाया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। पशुपालन की शुरुआत कब हुई, तो मध्य पाषाण काल में हुई थी। ठीक है, इस काल में पत्थर के बहुत छोटे औजार बनाए जाते थे जिन्हें माइकोलिथस कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था, माइकोलिथस। अब मध्य पाषाण कालीन के महत्वपूर्ण स्थल देखिए कौन कौन से हैं। चौपानी मांडो है। चौपानी मांडो जो है ये यूपी में है, जहां पर मृद भांड के प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे। किसी भी तरीके से आपसे पूछ सकता है कि मृद भांड के प्राचीनतम साक्ष्य कहां पे मिले थे, या फिर जो मध्य पाषाण काल स्थल है चौपानी पांडो ये किस राज्य में स्थित है, तो यूपी में है। इसके अलावा देखिए सराय नाहर ये भी यूपी में है, और हड्डी के उपकरण और आभूषण जो थे यहाँ से प्राप्त हुए थे। मोदहा की अगर हम बात करें तो मोदहा भी जो है यूपी में है। हड्डी और झींग निर्मित जो उपकरण है वो भी जो थे यहीं से प्राप्त हुए थे। बागोर और आदमगढ़ ये कहाँ पे है, बागोर हो जाएगा राजस्थान में और आदमगढ़ हो जाएगा MP में। और यहाँ से पशुपालन के जो है सर्वप्रथम साक्ष्य जो थे मिले थे आदमगढ़ और बागोर राजस्थान से। ठीक है, तो ये मध्य पाषाण काल से रिलेटेड स्थल हो जाएंगे। फिर नव पाषाण काल के मुख्य स्थल अगर हम देखें तो इसमें मेहरगढ़, कोल्डिवा, बुर्ज होम जो है आते हैं। कोल्डिवा के साक्ष्य पूछे जाते हैं, सॉरी चावल के साक्ष्य पूछे जाते हैं, कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो कोल्डिवा से हुए थे। और गर्तावास कहाँ से प्राप्त हुआ था, बुर्ज होम से। ठीक है, कहाँ पे है बुर्ज होम, जम्मू एंड कश्मीर में हो जाएगा ये। ठीक, चावल से भी देखो अलग अलग आता है। चावल के प्राचीनतम साक्ष्य पूछे जाए तो कोल्डिवा से, प्राचीन साक्ष्य पूछा जाए तो लोथल से, और चावल के विशेष साक्ष्य पूछा जाए तो कालीबंगा से। ठीक है, तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ऑप्शन में कोई एक आपको मिलेगा तो वो आपको लगाना है आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल हैं। जैसे हड़प्पा, सबसे पहला जो स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का प्राप्त हुआ था वो कौन सा था, हड़प्पा ही था। इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जो है जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज पूछी जाती कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। ठीक है, और अभी अगर प्रेजेंट में देखें तो ये कहाँ पर है, मॉन्टेगोमरी पाकिस्तान में जो है ये स्थित है। ठीक है, किस नदी पर स्थित है, अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता है। तो ये रावी नदी के किनारे पर स्थित है, और यहाँ से जो है अलग अलग उनकी जो है प्राप्ति हुई थी। जैसे अन्नागार की प्राप्ति हुई। ठीक है, स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा, बैलगाड़ी, शंख का बैल, मछुआरे का चित्र, मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थर की बनी मूर्तियां। ठीक है, ये सब जो है यहाँ से प्राप्ति हुई थी। ठीक है, जो मोस्टली क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है वो अन्नागार ही मिलता है। अन्नागार देखो वहां पर हड़प्पा नहीं मिलेगा, मोहनजोदड़ो मिलेगा, क्योंकि यहाँ से भी जो है विशाल स्नानागार और अन्नागार की प्राप्ति जो थी हुई थी। ठीक है, तो वहां पे आंसर मोहनजोदड़ो आपको मिलेगा। बाकी आप देख सकते हैं पिछले इस बार नहीं अभी तक, क्योंकि इतने पेपर हुए नहीं हैं, लेकिन जो अगर आप देखेंगे 22 और 23 के जो एग्जाम हुए थे वहां पर हड़प्पा स्थल से कहां से क्या प्राप्त हुआ ये क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं DSSB के द्वारा। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं, सारे इंपॉर्टेंट है। शंख का बैल हो गया, मछुआरे का चित्र हो गया, कांसे का दर्पण हो गया, ये हड़प्पा से मिले थे। उसके बाद आता है मोहनजोदड़ो। पूछा जाता है मृतकों का टीला किसको कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। और इसकी जो खोज थी वो राखलदास बनर्जी ने की थी 1922 में। 21 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की थी। और इसमें माधव स्वरूप वत्स का नाम भी आता है 1924 में, तो ये भी याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो अभी भी प्रेजेंट में कहाँ पे है, लरकाना जिला पंजाब पाकिस्तान में जो है पड़ता है। और यहाँ से दो क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट जो पूछे जाते हैं, विशाल स्नानागार और अन्नागार, और किस नदी पर के किनारे पर स्थित है, तो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है मोहनजोदड़ो। ठीक है, इसके अलावा पूरा पुरोहितों का आवास पूछा जाए, बंदर का चित्र, ओके अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट, काश्य की नर्तकी की मूर्ति की प्राप्ति कहां से हुई थी, तो ये भी मोहनजोदड़ो से हुई थी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। ओके, पशुपति महादेव की मोहर, दाढ़ी वाले मनुष्य की मूर्ति का पत्थर की मूर्ति और बुने हुए कपड़े, इन सब की प्राप्ति मोहनजोदड़ो से हुई थी। उसके बाद आता है सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर सिंध पाकिस्तान में है और ये दाशक नदी के किनारे पर स्थित है। सर मार्क ऑरेल स्टाइन ने जो है इसकी खोज की थी। और ओके देखिए अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये एग्जाम में आ चुका है। हड़प्पा और बेबीलोन के बीच व्यापार का जो केंद्र बिंदु था वो कौन सा था, तो सुतकांगेडोर था। बंदरगाह जो है मानी जाती है, 3 संस्कृतियों के साक्ष्य जो है यहीं से मिले थे। ठीक है, उसके बाद आता है चहुदड़ो। चहुदड़ो की जो खोज की वो NG मजूमदार ने की थी और ये मोंटगोमरी पाकिस्तान में है। मनके बनाने का पूछा जाता है कि मनके बनाने की जो भी दुकानें वगैरह थी या मनके का जो कारखाना था वो कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो चहुदड़ो से प्राप्त हुआ था। तो ये भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे बनता है।
ओके। एक देखिए याद रखना है, क्योंकि सारे नगर जो थे दुर्गीकृत थे, तो एकमात्र नगर जो दुर्गीकृत नहीं था वो कौन सा था, चौदड़ो था। और ये सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे हमने मोहनजोदड़ो भी पढ़ा। तो देखिए दोनों में अगर आप देखेंगे तो दड़ो आया हुआ है, और दोनों ही किस नदी के किनारे पर हो जाएंगे, सिंधु नदी के किनारे पर हो जाएंगे। और दोनों ही अभी प्रेजेंट में कहां पर है, पाकिस्तान में है। हड़प्पा मोंटगोमरी में है, और इसी तरीके से चौदड़ो भी मोंटगोमरी में है। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है आमरी। आमरी की खोज एनसी मजूमदार ने की थी 1935 में। ये सिंध पाकिस्तान में है। यहाँ से देखिए हिरण के साक्ष्य मिले थे, और ये भी सिंध नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, ओके। कालीबंगन की अगर हम बात करें तो कालीबंगन हो जाएगा हनुमानगढ़ राजस्थान में। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे ये पाकिस्तान में स्थित है। अभी बात करते हैं भारत की, तो भारत में जो है कालीबंगन राजस्थान में है, हनुमानगढ़ में। बृजवासी लाल और अमलानंद घोष, देखिए नाम पूछे नहीं जाते हैं, सिर्फ आप पढ़ सकते हैं। एक या दो नाम जो इंपॉर्टेंट है, जैसे दयाराम साहनी का आता है, आर डी बनर्जी का आता है, और एक ये हाँ बस यही दो नाम जो है मोस्टली पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे तो जुते हुए खेत के साक्ष्य पूछा जाता है, तो कालीबंगा से मिले थे, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अग्नि की वेदिकाएं भी पूछा गया है। शल्य क्रिया के साक्ष्य ये याद रखना है। अलंकृत ईंटें, ये चारों जो है एग्जाम में आ चुके हैं। और कालीबंगन किस नदी के किनारे स्थित है, तो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और बाकी आप पढ़ सकते हैं। देखिए राजस्थान में ऊंट है, तो ऊंट की हड्डियां जो है पूछा जाए तो कालीबंगन से मिली थी। लकड़ी का हल, लकड़ी से बनी नालियां, ठीक है। भूकंप, अलंकृत ईंटें, जुते हुए खेत तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता है ये। शल्य क्रिया के साक्ष्य ये कालीबंगा राजस्थान से प्राप्त हुए थे। उसके बाद लोथल, अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट, खोजकर्ता भी पूछा जाता है कि खोज किसने की थी, तो रंगनाथन राव ने की थी। और अभी लोथल कहाँ पे है, गुजरात में है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किस नदी के किनारे पर है, तो भोगवा नदी। अब साक्ष्य से क्या क्या मिलता है, मतलब महत्वपूर्ण खोज। देखिए मानव निर्मित बंदरगाह पूछा जाता है, याद रखना है। डॉकयार्ड किसको कहा जाता है, लोथल को ही कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए अग्नि वेदिकाएं कहाँ से मिली, लोथल से मिली। हाथी दांत लोथल से मिला। ओके, तो ये आपको याद रखना है। ये चार मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके अलावा चावल की भूसी, शतरंज का खेल, फारस की मोहरे, घोड़े की मृण मूर्ति, 3 युगों वाली समाधि, मानव और बकरी की संयुक्त कब्र, ये लोथल से ही प्राप्त हुई थी। और ये चार तो हैं ही। फिर डॉकयार्ड, मानव निर्मित बंदरगाह, अग्नि वेदिकाएं, हाथी दांत, ये सब जो है यहाँ से प्राप्त हुए थे। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है सुरकोटदा। कच्छ गुजरात में है ये भी, ये दोनों याद रखने, गुजरात के लोथल और सुरकोटदा। ये सरस्वती नदी के किनारे पर है। यहाँ से जो है मनके, तराजू का पलड़ा, घोड़े की हड्डियां और कलश सावधान जो था सुरकोटदा से प्राप्त हुआ था। बनावली अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट, आर.एस. बिष्ट ने इसकी खोज की थी। बनावली की खोज किसने की, ये पूछा जाता है। ये हिसार हरियाणा में हो जाएगा। यहाँ से मनके, जों के साक्ष्य जो थे यहाँ से मिले। ओके, खेल स्टेडियम, हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा संस्कृतियों के सामने, बनावली से, ये भी सरस्वती नदी के किनारे हो जाएगा। धोलावीरा भी कच्छ गुजरात में है। आर.एस. बिष्ट ने ही इसकी खोज की थी। तो यहाँ से जलकुंड, जल निकासी प्रबंधन जो थे प्राप्त हुए। रोपड़, यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की। ये रूपनगर पंजाब में, और ये सतलुज नदी के किनारे पर है। मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य रोपड़ से प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट्स जो है इसमें याद रखिएगा। चलिए उसके बाद हम वेदों पे आते हैं। वेद से संबंधित तथ्य पढ़ते हैं। तो सबसे देखिए याद रखिएगा, भारत के सबसे जो प्राचीन धार्मिक ग्रंथ है वो किसको माना जाता है, वेद को माना जाता है। वेदों का संकलन करता कौन रहा है, तो महर्षि द्वापायन वेदव्यास को जो है वेदों का संकलन करता है, यानी कि वेदों की जो रचना है वो महर्षि वेदव्यास के द्वारा जो है मानी जाती है। वेदों की संख्या पूछा जाए तो कुल संख्या 4 है। और वेदों को और किस नाम से जाना जाता है, तो वेदों को जो है संहिता भी जो है कहा जाता है। ठीक है, याद रखना है। तो देखिए 4 वेद हुए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद पूछा जाता है तो ऋग्वेद होता है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या पूछी जाती है, 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,462 ऋचाएं जो है ऋग्वेद में है। यजुर्वेद में देखिए क्या है, गद्य और पद्य दोनों को यूज किया गया है। कर्मकांड बलि के बारे में जो है यजुर्वेद में बताया गया है। भारतीय संगीत का जनक पूछा जाता है तो सामवेद हो जाएगा। ठीक है, तंत्र मंत्र, जादू टोना और कन्याओं के जन्म की निंदा किस वेद में की गई है, तो अथर्ववेद में की गई है। तो ये आपको चारों पॉइंट याद रखने हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए जो वेद पढ़ते हैं इनको भी एक अलग अलग नाम दिया गया। जैसे ऋग्वेद पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, तो ऋग्वेद पढ़ने वाले को होत्र कहा जाता है। यजुर्वेद को जो पढ़ता है उसको अधर्व्यू कहा जाता है। सामवेद को पढ़ने वाले को उदात्र कहा जाता है और अथर्ववेद पढ़ने वाले को ब्रह्मा कहा जाता है। ठीक है, तो ये ऋग्वेद का होत्र और यजुर्वेद का उद्धर्व्यू, ये जो है इंपॉर्टेंट है चारों ही, और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, उसके देखिए वेदों के जो है कुछ उपवेद भी होते हैं और ब्राह्मण ग्रंथ भी होती है, तो ये आपको याद रखना है। तो ऋग्वेद का जो उपवेद है वो कौन सा है, आयुर्वेद है।
ठीक है। और इसके ब्राह्मण ग्रंथ है, ओके, ये यहाँ पे आएगा, याद रखना है, ऐत्रेय और कौशितकी, ये जो है क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ है ऋग्वेद के। यजुर्वेद का जो उपवेद है वो धनुर्वेद है और इसका ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय और शतपथ। तैत्तिरीय और शतपथ जो है इसके क्या हो जाएंगे, ब्राह्मण ग्रंथ हो जाएंगे। सामवेद का जो उपवेद है, सामवेद का जो उपवेद है वो है गंधर्व वेद और इसका ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश। अथर्ववेद का जो उपवेद है वो शिल्प वेद है और ब्राह्मण ग्रंथ हो जाएगा गोपथ। ये आयुर्वेद वाला क्वेश्चन आई थिंक पूछा गया है, तो ये आप याद रख सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, ऋग्वेद में वर्णित नदियों के जो है प्राचीन नाम कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो सतलुज को जो है ऋग्वेद में क्या कहा गया है, शतुद्री कहा गया है। इंडस या सिंधु, इंडस को क्या कहा गया है, सिंधु नदी कहा गया है। रावी नदी को परुषी या परुषणी मिलेगा आपको, परुषणी नदी जो है कहा जाता था। चिनाब को जो है ऋग्वेद में क्या कहा गया है, आश्किनी कहा गया है। झेलम नदी को वितस्ता कहा गया है और ब्यास नदी को विपासा कहा गया है, ठीक है। तो इनके जो ऋग्वेद में वर्णित नदियों के नाम है, ये प्राचीन नाम आपको याद रखने हैं, ठीक। चलिए उसके बाद आता है मौर्य वंश। मौर्य वंश के शासक के बारे में पढ़ते हैं। तो मौर्य वंश के जो संस्थापक माने जाते हैं वो कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को अलग अलग नामों से जाना जाता था, जैसे इन्हें सेंट्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स नाम से भी जो है चंद्रगुप्त मौर्य को जाना जाता था। इनके पुत्र हुए बिंदुसार, जिन्हें जो है अमित्रघात सिंह सेन के नाम से भी जाना जाता था। बिंदुसार के पुत्र हुए अशोक, जिनके अलग अलग नाम रहे जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देवनाम प्रिय, देवनाम प्रियदर्शी, प्रियदर्शी, बुद्ध, शाक्य, अशोक वर्धन के नाम से जो था अशोक को जाना जाता था, ओके। अशोक के बाद जो है कुणाल, संप्रति, दशरथ व वृद्धरथ ने जो है क्रमशः शासन किया। और मौर्य वंश का जो अंतिम शासक हुआ, ये पूछा जा सकता है, तो वो कौन था, वृहदरथ जो था, ये मौर्य वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। तो ये सारे याद रखने हैं आपको। उसके बाद मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई आती है कि कौन जो है उसका वो होता था, देखिए केंद्र में जो प्रमुख अधिकारी होता था, प्रशासनिक इकाई केंद्र, इसका जो प्रमुख अधिकारी था उसको कहा जाता था सम्राट। क्या कहा जाता था, सम्राट कहा जाता था। प्रांत जो प्रशासनिक इकाई है, इसका जो प्रमुख अधिकारी था उसको कुमार या आर्यपुत्र कहा जाता था। उसके बाद आता है मंडल। मंडल के उसको जो है प्रतिष्ठा या प्रादेशिक कहा जाता था। विषय यानी कि जिला, विषयपति या स्थानीय कहा जाता था। संग्रहण जो कि 10 ग्रामों का समूह था, इसको गोप कहा जाता था। और ग्राम का जो भी प्रमुख अधिकारी था उसको ग्रामणी। अब देखिए यहाँ से एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि केंद्र के प्रमुख अधिकारी को किस नाम से जाना जाता है, ग्राम के प्रमुख अधिकारी को किस नाम से। तो प्रमुख अधिकारी से भी आ जाता है। और कई बार जो मैंने क्वेश्चन देखा वो कैसे पूछा गया कि 4 से 5 जो है आपको दे दिया और इनको जो है क्रम में लगाना दे दिया गया कि सबसे बड़े से छोटे की तरफ चलना आपको, ठीक है। तो सबसे बड़ा क्या है, केंद्र है। केंद्र के बाद आता है प्रांत। प्रांत के बाद मंडल है। मंडल के बाद जिला है। जिला के बाद संग्रहण और संग्रहण के बाद है ग्राम। तो ये क्रम आपको याद रखना है। फिर इसके प्रमुख अधिकारी तो हैं, ठीक है। देखिए सामाजिक वर्गीकरण अगर देखें तो मैक्सथनीज जो कि मौर्य काल में जो है भारत आया था, ठीक है, उसने जो है मैक्सथनीज किसके शासनकाल में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के, ठीक है। तो उसने जो है भारतीय समाज को 7 जातियों में जो था विभाजित किया था। जैसे दार्शनिक में कौन कौन आ गए थे, ब्राह्मण, श्रमण, भिक्षु और प्रिव्राजक। किसान जो कृषि कार्य करने वाले व्यक्ति था वो थे किसान। जो पशुपालन करते थे, पशुओं को चराने वाले व्यक्ति को क्या नाम दिया गया, अहीर कहा गया, ठीक है। कारीगर जो थे वो क्या माने जाते थे उस वक्त, मतलब उस वक्त का जो समाज था मौर्य काल का, उन्हें शिल्पी कहा जाता था। जो सेना में भर्ती होते थे लोग, उन्हें सैनिक कहा जाता था, ओके। निरीक्षक को गुप्तचर भी कहा जाता था, जो निरीक्षण वगैरह करे। और शासक वर्ग को सभासद कहा जाता था। तो इन 7 उसमें जो था जातियों में वर्गीकरण क्या था, मैक्सथनीज ने। ये पूछा जा सकता है कितनी जातियों में वर्गीकरण किया और किसमें क्या आता था, तो ये याद रखना है। उसके बाद धम्म के लिए जो है अशोक ने भेजे थे। तो यहाँ से जो मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि धम्म के प्रचार के लिए अशोक ने जो अपने पुत्र और पुत्री थे उनको कहाँ पर भेजा था। तो उनके पुत्र पुत्री थे महेंद्र और संघमित्रा और उन्हें भेजा था श्रीलंका। मोस्टली यही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। बाकी नाम आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। जैसे सन और उत्तरा को धम्म प्रचार के लिए कहाँ पर भेजा था, स्वर्ण भूमि भेजा था। महाधर्म रक्षित को महाराष्ट्र भेजा था। महारक्षित को यूनान भेजा था। धर्म रक्षित को पश्चिमी भारत में, मंझांतिक को कश्मीरी गंधार में और महादेव को मैसूर में। और जैसा कि मैंने कहा जो एग्जाम में देखने को मिला है क्वेश्चन अभी तक वो महेंद्र और संघमित्रा का ही मिला है, ओके। क्योंकि ये इसके क्या थे, पुत्र पुत्री थे। और धम्म के प्रचार के लिए इन्होंने मतलब अशोक ने इन्हें कहां पर भेजा था, श्रीलंका भेजा था, ठीक है।
चलिए, ओके, कुछ और क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट ये मैं बता चुकी वृहद्रथ था। कुछ विदेशी लेखक आए जैसे मैक्सनी जो था ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया, डायमेकस जो था ये बिंदुसार के शासनकाल में आया, डायनिसियस जो था अशोक के शासनकाल में आया था। ठीक है, मौर्य काल में शिक्षा का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था वो तक्षशिला था। और कलिंग विजय का वर्णन पूछा जाता है कि अशोक के किस शिलालेख में मिलता है, तो 13वें शिलालेख में जो है कलिंग विजय का वर्णन जो है मिलता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। उसके बाद मौर्य के बाद मौर्यत्र काल आता है, यानी कि मौर्य के बाद जो छोटे छोटे काल आए, मतलब छोटे छोटे जो वंश हुए उनके बारे में है। जैसे शुग वंश आया। ठीक है, शुग वंश के जो संस्थापक माने जाते हैं, यहां से सिर्फ संस्थापक के बारे में पढ़ रहे हैं। शुग वंश के संस्थापक माने जाते हैं पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, कण्व वंश आया। कण्व वंश के संस्थापक रहे वसुदेव। उसी के अलावा कण्व वंश में एक सुदर्शन जो थे वो भी फेमस रहे। ओके, आंध्र सातवाहन वंश था, इसके जो संस्थापक रहे वो सिमुक रहे। और सातवाहन वंश के प्रसिद्ध प्रमुख राजा पूछे जाते हैं तो गौतमी पुत्र सातकर्णी हुए। ठीक है, आभीर वंश था एक, ईश्वर सेन इसके संस्थापक थे। इक्ष्वाकु वंश के संस्थापक शांतमूल रहे। वाकाटक वंश के संस्थापक विंध्या शक्ति रहे। तो ये मौर्यत्र काल से जो है सारे जो थे, मतलब मौर्य काल के बाद ये कुछ वंश जो थे आए थे। ठीक है, उसके बाद देखें, उसके बाद आता है गुप्त काल। तो गुप्त काल से रिलेटेड चीजें पढ़ लेते हैं। तो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? गुप्त साम्राज्य की जो स्थापना थी वो किसने की थी? श्रीगुप्त ने की थी, तो श्रीगुप्त हो जाएगा। श्रीगुप्त के बाद फिर देखो चंद्रगुप्त प्रथम आता है। चंद्रगुप्त का बेटा फिर समुद्रगुप्त आता है। तो हरिसेन एक दरबारी कवि हुए, ये किसके शासनकाल में हुए? कई बार ये पूछ लिया जाता है। तो समुद्रगुप्त के शासनकाल में जो थे हरिसेन दरबारी कवि थे। एक और चीज है, अगर आपको इन सारी चीजों को डिटेल में पढ़ना है तो DSSB क्रैश कोर्स करके एक आपको मिल जाएगा चैनल पे। वहां पर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी बिल्कुल डिटेल में करा रखी है DSSB के लिए ही, तो वो भी आप जरूर देखें। ठीक है, अगर जिसको डिटेल में जानना है या सिर्फ जिसको रिवीजन करनी है वो सिर्फ आप कर सकते हैं इसमें से। ठीक, चलिए, प्रयाग प्रशस्ति से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन था। तो प्रयाग प्रशस्ति के जो लेखक थे वो कौन थे? हरिसेन थे। गुप्त संवत ये चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था। चंद्रगुप्त के जो उत्तराधिकारी हुए कौन हुए? समुद्रगुप्त हुए। हरिसेन समुद्रगुप्त का हो गया। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। गुप्त वंश के जो प्रथम प्रसिद्ध शासक हुए वो चंद्रगुप्त प्रथम ही हुए थे। गुप्त काल की जो राजदरबारी भाषा थी वो संस्कृत थी। सती प्रथा का उल्लेख कहां से मिलता है? तो एरण अभिलेख में मिलता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना ये कुमारगुप्त ने की थी। किस शासक ने चांदी मुद्राओं को प्रचलन में लाया? तो वो चंद्रगुप्त प्रथम ने लाया था। फाह्यान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाह्यान भारत आया था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो W.A. स्मिथ ने जो था भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा था। मंदिर निर्माण कला का जन्म किस काल में हुआ? तो ये भी गुप्त काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामों में मैंने ये क्वेश्चन देखा है कि किस शासक ने हुणों के आक्रमण को रोका था? तो स्कंदगुप्त ने रोका था, ये याद रखना है। कई बार जो है ये पूछ लिया जाता है कि मतलब वंश से रिलेटेड पूछा जा सकता है कि किस वंश ने जो था हुणों के आक्रमण को रोका था? तो गुप्त वंश ने। ठीक है, तो वो उस तरीके से भी पूछा गया एग्जाम में। चलिए, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो समुद्रगुप्त को कहा गया है। स्कंदगुप्त को किस लेख से शक्रोपम कहा गया? तो कहोम स्तंभ लेख से। गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक ये चंद्रगुप्त प्रथम को कहा जाता है। महाधिराज की उपाधि किस गुप्त शासक ने धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। अभी मार्च के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ठीक है, चलिए, उसके बाद आता है दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत पे जो है 5 प्रमुख वंश हुए। इनका क्रम आपको याद रखना है। गुलाम वंश हुआ, फिर खिलजी हुआ, फिर तुगलक हुआ, फिर सैयद हुआ और फिर लोधी वंश आया। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत पे गुलाम वंश आता है सबसे पहले। 1206 में जो है गुलाम वंश की स्थापना की किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। और 1290 तक जो था गुलाम वंश रहा था। ठीक है, फिर खिलजी वंश आया 1290 से 1320, ये काल आपको याद रखना है। और खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। तुगलक वंश रहा 1320 से लेकर 1414 तक। तो कई ये DSSB में जो है एक बार आई थिंक 19 या 20 का पेपर है, 20 का आई थिंक, जहां पे काल से ही रिलेटेड क्वेश्चंस जो थे देखने को मिले थे। ठीक है, मतलब हर शिफ्ट में, मतलब एक शिफ्ट में पूछ लिया तो अगली शिफ्ट में कुछ और काल से रिलेटेड पूछ लिया गया, दिल्ली सल्तनत से ही रिलेटेड, या पर्टिकुलर जो इसमें राजा हुए उनका कार्यकाल कितना रहा वो पूछा गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से मतलब जो शिफ्ट एक में पूछा जा रहा है उससे रिलेटेड ही जो है दूसरी शिफ्ट में देखने को मिले क्वेश्चंस। और ज़्यादातर मतलब DSSB इसी तरीके से करता है, जो पहली शिफ्ट में होगा उससे रिलेटेड ही जो है ऑलमोस्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में। ठीक,
तो ये आपको पढ़ना है। जो इसका पीरियड रहा, टाइम पीरियड, वो याद रखना है, 1320 से 1414। और तुगलक वंश की स्थापना की थी गयासुद्दीन तुगलक ने। तुगलक वंश के बाद सैयद वंश आया, 14 से 1451 तक रहा, और खिज खान जो है सैयद वंश के संस्थापक माने जाते हैं। फिर लोधी वंश जो था ये रहा, और बहलोल लोधी ने जो है लोधी वंश की स्थापना की थी। तो 1451 से लेकर 1526 पानीपत का पहला युद्ध, बाबर की लड़ाई हुई थी किसके साथ? इब्राहिम लोधी के साथ। ठीक है, और ये पूछा जाता है लोधी वंश का जो है आखिरी जो राजा हुआ वो कौन हुआ? तो इब्राहिम लोधी रहा। ठीक है, चलिए ये देखिए, कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि गुलाम वंश को किस नाम से जाना जाता है? तो मामलूक वंश भी जो है इसको कहा जाता है, 1206 से 1290। और इसमें देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक रहा, इल्तुतमिश रहा, रजिया सुल्तान इसकी बेटी थी, गयासुद्दीन बलबन रहा इसमें। ठीक है, जो चहलगानों का जो समूह बनाया था 40 लोगों का, उसमें गयासुद्दीन बलबन भी था। फिर इस बलबन ने ही जो है उस चहलगानी समूह को तोड़ा था। ठीक, तो ये हो जाएगा। उसके बाद खिलजी राजवंश आया, इसमें अलाउद्दीन खिलजी खोज जलालुद्दीन खिलजी ने की थी, मतलब सॉरी संस्थापक थे। बट इसमें जो और राजा हुए वो अलाउद्दीन खिलजी भी जो थे हुए थे। तुगलक वंश हम ऊपर पढ़ चुके हैं, गयासुद्दीन तुगलक ने जो है तुगलक वंश की स्थापना की, और इसी में महमूद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक का नाम भी जो है आता है। सैयद वंश खिज खां हो गया, और लोधी वंश में बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की, लेकिन आखिरी जो इसमें वो रहे इसके जो भी राजा वगैरह रहे, राजा रहा वो इब्राहिम लोधी था। ठीक है, ओके, चलिए बस ये वही दे रखा है, सेम ही है। अब देखिए कुछ राजाओं को उपनाम दिए गए। ठीक है, जैसे विक्रमादित्य की उपाधि या सकारी की उपाधि की इसने धारण की थी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। ठीक है, नरेंद्रादित्य किसको कहा गया? राजा शशांक को। उत्तरापथ स्वामी की उपाधि किसने धारण की थी? धर्मपाल ने। सत्यशंग महेंद्र वर्मन का उपनाम था। दक्षिणापथनाथ, ये पुलकेशिन द्वितीय ने जो है ये उपाधि धारण की थी। छत्रपति शिवाजी को कहा जाता है। सल्तनत काल का अकबर फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। लाख बख्श की उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक ने धारण की थी। परमेश्वर जो है दंती दुर्ग ने को कहा जाता है। देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी के जो है ये अशोक के उपनाम है। बिंबसार को क्या कहा जाता है? श्रेणिक। ठीक है, बिंदुसार को अमित्र घात हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य सेंट्रोकोटस ऊपर आया था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक, तो ये उपनाम याद रखने हैं। उसके बाद कुछ राजवंश और संस्थापक और उनकी राजधानी क्या रही, क्योंकि राजधानी से रिलेटिव भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहला जो वंश आता है वो आता है हर्यक वंश। हर्यक वंश के जो संस्थापक माने जाते हैं वो बिंबसार माने जाते हैं। ठीक है, और इनकी जो राजधानी रही हर्यक वंश की वो कौन सी रही? राजगृह और पाटलिपुत्र रही। फिर आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का जो संस्थापक है वो रहा शिशुनाग, और वैशाली और पाटलिपुत्र जो थी इनकी राजधानी रही। नंद वंश का संस्थापक पूछा जाता है तो महापद्मानंद, और पाटलिपुत्र को जो था इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। नंद वंश को खत्म करके, जो कि नंद वंश का अंतिम शासक रहा धनानंद, जिसका कि क्या कहते हैं, जिसको किसने मारा था? चंद्रगुप्त मौर्य ने मारा था, और मौर्य वंश की जो थी नींव रखी थी, और पाटलिपुत्र को इसने अपनी राजधानी बनाया था। शुंग वंश आता है, पुष्यमित्र शुंग जो थे इसके संस्थापक रहे। पाटलिपुत्र को ही इसने अपनी राजधानी बनाया। फिर कण्व वंश आया, वासुदेव को जो है इसका संस्थापक माना जाता है, पाटलिपुत्र हो जाएगा। सातवाहन वंश के जो संस्थापक रहा वो सिमुक रहा, और सिमुक ने प्रतिष्ठान, ये क्वेश्चन आता है सातवाहन वंश की राजधानी कौन सी थी? तो प्रतिष्ठान थी। गुप्त वंश रहा, श्रीगुप्त जो था इसका संस्थापक था, और पाटलिपुत्र को ही इसने राजधानी बनाया। उसके बाद आया हुण वंश। तोरमान जो है इसके संस्थापक माने जाते हैं, और शालकोट को इसने अपनी राजधानी माना था। सेन वंश है, सामंत सेन जो थे इसके संस्थापक रहे, और लखनौती को जो है इसने अपनी राजधानी बनाया था। उसके बाद आता है परमार वंश। कृष्णराज उपेंद्र जो थे परमार वंश के संस्थापक थे, और धारा नगरी को इसने अपनी राजधानी बनाया। गढ़वाल वंश के जो संस्थापक रहे वो चंद्रदेव रहे, कन्नौज को राजधानी बनाया था। गुजर प्रतिहार वंश, नागभट्ट प्रथम जो थे इसके संस्थापक थे, और कन्नौज को ही इसने अपनी राजधानी बनाया था। ओके, राष्ट्रकूट वंश अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके संस्थापक दंती दुर्ग को माना जाता है। और मान्यखेत अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट, ये राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक भी पूछा जाता है एग्जाम में, और इसकी राजधानी मान्यखेत को बनाया था। सैयद वंश खिज खां हो जाएगा, दिल्ली को राजधानी बनाया। लोधी वंश बहलोल लोधी, दिल्ली को राजधानी बनाया। चोल वंश के संस्थापक विजाल्य हैं, तंजौर को राजधानी बनाया था। पांड्य वंश नेडियोन है, मदुरई को राजधानी बनाया। यादव वंश के संस्थापक देवगिरी हैं, और बिल्लभ को जो था इसने अपनी राजधानी बनाया था। होयसल वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन, और द्वार समुद्र को जो था इसने अपनी राजधानी बनाया। कलचुरी वंश कोक्कल जो है संस्थापक रहे, त्रिपुरी इसने अपनी राजधानी बनाई। सालू वंश के संस्थापक नरसिंह थे, विजयनगर इसकी राजधानी थी। विजयनगर की चारों याद रखने आपको, सालू तुल्लु के जो संस्थापक रहे वो वीर नरसिंह रहे, और विजयनगर को इसने अपनी राजधानी बनाया था। सोलंकी वंश के संस्थापक थे मूलराज, और अहिलवाड़ को जो था इसने अपनी राजधानी बनाया। फिर आता शर्की राजवंश, मलिक सरवर जो थे शर्की राजवंश के संस्थापक रहे, जौनपुर को राजधानी बनाया। भोसले वंश शिवाजी
संस्थापक रायगढ़ को राजधानी, पाल वंश गोपाल हो जाएगा, मुंगेर को राजधानी बनाया, चौहान वंश वासुदेव और अजमेर को राजधानी, गंग वंश कोंकण वर्मा तलकाड़ को जो था इसने राजधानी बनाया। उसके अलावा देखिए कुजुल कडफेसिस कुषाण वंश पूछा जाता है। देखो कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कडफेसिस ने की थी, लेकिन इसके जो प्रसिद्ध राजा हुए वो कौन रहे? कनिष्क हुए। ठीक है, पुरुषपुर जो है इसकी क्या हो जाएगी? राजधानी। इसकी राजधानी भी पूछी जाती है कुषाण वंश की, तो पुरुषपुर रहेगी। वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति वर्धन रहे। थानेश्वर और कन्नौज, पहले थानेश्वर थी, फिर स्थानांतरित करके कन्नौज को जो था राजधानी बनाया था। ठीक है, हर्षवर्धन ने जो था स्थानांतरित किया था ये। चंदेल वंश के जो संस्थापक रहे वो ननुक रहे, और खजुराहो और महोवा को इसने अपनी राजधानी बनाया। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह वर्मन थे, और कांचीपुरम को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। चालुक्य, बादामी और वेंगी दो चालुक्यों का वंश रहा। तो बादामी के जो संस्थापक थे वो जयसिंह प्रथम थे, और वेंगी के जो संस्थापक थे वो विष्णुवर्धन थे। चालुक्य के बादामी को के जो भी चालुक्य वंश के राजा हुए उन्होंने वातापी को अपनी राजधानी बनाया, और वेंगी के जो चालुक्य थे उन्होंने वेंगी को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, तो ये वंश और इनकी राजधानी याद रखनी। उसके बाद संस्थापक देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने, क्वेश्चन आते हैं डीएसएसबी में। प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की। दीन इलाही और मनसबदारी प्रथा अकबर लेके आया। भक्ति आंदोलन रामानुज संस्थापक रहे। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक रहे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध रहे। जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी रहे। पारसी धर्म के प्रवर्तक जथुष्ट रहे। शक संवत कनिष्क लेके आया था 78 ईस्वी में। ठीक है, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है। न्याय दर्शन गौतम के द्वारा रचित है। वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद के द्वारा। सांख्य दर्शन महर्षि कपिल। योग दर्शन महर्षि पतंजलि। मीमांसा दर्शन महर्षि जैमिनी। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ओके। राष्ट्रीय आंदोलन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं आती हैं इसके बाद। ठीक है, वेट अ मिनट। देखिए, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1904 में पारित हुआ था। ये बहुत कम देखने को मिलता है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, लेकिन ये आपको याद रखना 1904। बंगाल का विभाजन बार बार क्वेश्चन में ये आता है 1905 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। 1907 में जो है सूरत अधिवेशन हुआ और कांग्रेस में फूट पड़ गई, और गरम दल और नरम दल। ये क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस गरम दल और नरम दल दो भागों में कब विभाजित हो गई थी? तो 1907 में हो गई थी। बंगाल का विभाजन 5 में हो गया था। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आया था। ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार, जब दिल्ली को राजधानी बनाया गया 1911 में। ठीक है, होम रूल लीग का निर्माण 1916 में हुआ था। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता हुआ था, जिसको लखनऊ पैक्ट भी कहा जाता है, ये 1916 में हुआ था। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन 1917 में किया गया। रूलेट एक्ट आया था 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ। मोंटेग्यू चेम्स फोर्ड सुधार 1919 में आया। खिलाफत आंदोलन 1920 में हुआ। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ। चोरा चोरी कांड 1922 में हुआ और असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में हुई थी, लेकिन भारत आगमन 1928 में हुआ था। भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम फेंका गया 1929 में। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग 1929 में की गई। स्वन्यावज्ञा आंदोलन 1930 में आया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में। पूना पैक्ट 1932 में। ठीक है, तो ये सारी डेट याद रखनी है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ठीक, उसके बाद प्राचीन कालीन ग्रंथ है, जैसे रामायण की जो मतलब रामायण की रचना है वो किसने की है? वाल्मीकि जी ने की है। महाभारत की वेदव्यास जी ने की है। अष्टाध्यायी के जो लेखक है वो पाणिनि है। उसके अलावा रस रत्नकर और सत सहस्रिका सूत्र, इसके जो लेखक हैं वो नागार्जुन है। ठीक है, अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की है। कौटिल्य का ही नाम है चाणक्य और एक और नाम है विष्णुगुप्त। ठीक है, याद रखना है। इंडिका के लेखक रहे मैगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा, ये क्वेश्चन सारे एग्जाम में आ चुके हैं और डीएसएसबी में भी आ चुके हैं, याद रखने हैं। महाभाष्य पतंजलि का हो जाएगा। नाट्य शास्त्र भरत मुनि का, जहाँ से जो क्लासिकल डांस हैं, शास्त्रीय नृत्य हैं, वो लिए गए हैं नाट्य शास्त्र से ही, तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से लिए गए हैं। कामसूत्र और नारद स्मृति ये वात्सायन लेखक हैं। चरक संहिता के लेखक चरक हैं। सुश्रुत संहिता के लेखक सुश्रुत हैं। हितोपदेश नारायण भट्ट द्वारा रचित है। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम ये विशाख दत्त की रचनाएं हैं। इसके अलावा कालिदास की तो सारी ही इंपॉर्टेंट है। कुमार संभव है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, मेघदूतम है, ऋतु संहार है, मल्लिका अग्निमित्रम है, रघुवरम है, सारी ही कालिदास की इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुकी हैं। मृच कटिकम ये शूद्रक की रचना है। नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका ये हर्षवर्धन की रचना है, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। हर्षचरित और कादंबरी बाणभट्ट के है। हर्षवर्धन जो बाणभट्ट हैं ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि रहे हैं और हर्षचरित की रचना जो है बाणभट्ट ने की है।
ठीक है। गीत गोविंद और चंद्रालोक की रचना जयदेव ने की। आर्यभट्टियम और परमार्थ सप्तशती आर्यभट्ट की रचना है। वरहित संहिता और पंच सिद्धांतिका ये वराह मिहिर की है। पृथ्वीराज रासो जो है ये चंद्रप्रदाय की रचना है। नैषध चरित और खंडन खांड खाद श्रीहर्ष का है। तिलक मंजरी और यश तिलक धनपाल का है। सूर्य सिद्धांत लीलावती सिद्धांत श्रोमणी ये भास्कराचार्य का है। रास तिरंगिणी कलहण की रचना है। पंचशिखा विलहण की है। भोजचरित प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की है। कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा राजशेखर की है। किरातुर्जनियम ये भारवी की रचना है। ठीक है, तो ये याद रखनी है आपको। चलिए, उसके अलावा देखिए ये पूछा जाता है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए, तो वॉरेन हेस्टिंग जो थे ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने। फिर पहले बंगाल का गवर्नर जनरल होता था, फिर भारत का प्रथम गवर्नर जनरल आया तो जो बनाया गया लॉर्ड विलियम बेंटिक को। अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के पहले वायसराय कौन रहे, वो लॉर्ड कैनिंग रहे थे। ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, दो तरीके से क्वेश्चन आता है, तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल पूछा जाए या ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय पूछा जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। फिर स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय, ये याद रखना, जहां पे भारतीय जुड़ गया नाम आएगा सी राजगोपालचारी का। ठीक है, तो ये पांचों याद रखने हैं पॉइंट्स जो पूछे जाते हैं। ओके, विद्रोह के केंद्र और उसके नेता 1857 की क्रांति आपको याद होगी। तो अलग अलग जगह पर जो था ये विद्रोह हुआ और अलग अलग जगह से अलग अलग लोगों ने जो था इनका नेतृत्व किया था। जैसे दिल्ली से नेतृत्व किया बहादुर शाह द्वितीय और जनरल बख्त खान ने। कानपुर से जो नेतृत्व किया वो नाना साहब और धोंदू पंत ने किया था। धोंदू पंत जो था ये बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। इसके अलावा तात्या टोपे हो गया, अजीमुल्ला खान हो गया, इन्होंने कानपुर से नेतृत्व किया। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह का। बेगम हजरत महल और उनके बेटे बिरजिस कादिर ने लखनऊ से किया। मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद से किया। खान बहादुर खान ने बरेली से किया। कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदारों ने बिहार आरा से जो था विद्रोह का नेतृत्व जो था किया था। ठीक है, चलिए ओके, तो यहाँ पे जो है हमारी हिस्ट्री जो है कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, हिस्ट्री से जो चीज़ें पूछी जाती हैं एग्जाम में मोस्टली वो हमने जो है इसमें कवर कर ली है। और डिटेल में पढ़ना है तो मैंने बता ही दिया, डिटेल में भी जो है चैनल पे अवेलेबल है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। DSSB के लिए ही है वो भी। ठीक, अब हम जो है पॉलिटी पढ़ेंगे। पॉलिटी में जो है हमने आर्टिकल पढ़ा है, सिर्फ अनुच्छेद जो होते हैं सिर्फ वो जो है कवर किए थे, तो वो आप देख सकते हैं, चैनल पर मिल जाएगा आपको। इसमें हम जो पॉलिटी के बाकी टॉपिक्स हैं, जो छोटे छोटे क्वेश्चन संविधान से रिलेटेड पूछे जाते हैं, या अनुसूची हो गया, संशोधन से क्वेश्चन आ जाते हैं, भाग जो 22 है कि कौन सा भाग किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो कवर करेंगे। तो सबसे पहले भारत के संविधान से देखेंगे। तो संविधान सभा का गठन पूछा जाता है कब हुआ था, तो जुलाई 1946 में हुआ था। या कैबिनेट मिशन जो है भारत कब आया था, इस तरीके से क्वेश्चन आता है, तो 1946 में आया था। संविधान सभा के सदस्यों की जो कुल संख्या थी वो कितनी थी, 389 थी। पहली बैठक जो हुई थी इसकी वो 9 दिसंबर 1946 में हुई। और इसी पहली बैठक में जो था अध्यक्ष बनाया गया था किसको, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। और ये जो अध्यक्ष चुने गए थे ये अस्थायी अध्यक्ष जो थे चुने गए थे। स्थायी अध्यक्ष जो थे कौन बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। जब बैठक हुई दूसरी 12 दिसंबर 1946 को, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो था स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ओके, पहला जो वाचन हुआ संविधान सभा का ये 4 नवंबर से 9 नवंबर तक 1948 में हुआ। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 हो जाएगा। और तीसरा जो वाचन था 14 नवंबर 1949 और 26 नवंबर 1949। फिर आपको पता ही है 26 नवंबर 1949 को जो भारत का संविधान था उसको क्या कर दिया गया था, अंगीकार किया गया था, अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। और ये पारित कब हुआ, ठीक है, देखो अंतिम बैठक जो हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। पारित किया गया 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब हुआ, 1950। अब पारित पूछा जाए, अंगीकार पूछा जाए, अपनाया कब ये पूछा जाए तो 1949 रहेगा। और लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। अंतिम बैठक कब हुई, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया, तो ये 24 जनवरी 1950 को जब अंतिम बैठक हुई थी तभी जो है राष्ट्रगान को अपनाया गया था। राष्ट्रीय गीत को भी इसी दिन अपनाया गया। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत आप सभी को पता होगा, राष्ट्रगान जनगण मन हो जाएगा, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम हो जाएगा। तो इनको 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज याद रखना आपको, 1947 भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त को। उससे पहले ही जो है राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया गया था 22 जुलाई 1947 को। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में लगे वर्ष 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन जो थे संविधान को बनने में लगे थे। और कुल व्यय जो इस पर रहा वो रहा
63,96,729 रुपए। मूल संविधान में जो है अलग अलग चीजें थी, अनुच्छेद थे, अनुसूची थी। तो मूल संविधान में जो भाग थी वो कितने थे? 22 भाग थे। अभी अगर आप देखेंगे तो 25 भाग है, लेकिन मोस्टली हम जो 22 भाग ही देखते हैं, और जो 395 अनुच्छेद है वो इन 22 भागों में डिवाइड है। और मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? 395 थी। अनुसूचियों की संख्या 8 थी। अभी प्रेजेंट में जो है 12 अनुसूचियां हैं, संशोधन करके जो था इनको जोड़ा गया था 4 अनुसूचियों को। भारतीय संविधान के पिता जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। ठीक है, तो मूल संविधान में की संख्या कितनी रही ये भी याद रखना है, और वर्तमान में क्या है वो भी याद रखना है। चलिए देखिए, 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? तो 52वें संशोधन के। देखिए, पहली अनुसूची के द्वारा जो थी, जो 9वीं अनुसूची थी, 8 अनुसूचियां थी मूल संविधान में। 1951 में जो पहला संशोधन होता है वहां पर जो थी 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। उसके बाद 10वीं अनुसूची जो थी ये 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई 1985 में। और भारतीय संविधान में प्रेजेंट में, वर्तमान में अगर अनुसूचियों की संख्या देखी जाए तो वो कितनी है? अनुसूची 12 अनुसूचियां हैं। पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किसमें किया गया है? तो ये 11वीं अनुसूची में किया गया है। 22 भाषाओं का उल्लेख, तो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे सारी अनुसूची। यहाँ पे मेन जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हैं। 22 भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में है। 92वां जो संविधान संशोधन था, देखिए 8वीं अनुसूची में जो कितनी भाषाओं का उल्लेख था? सिर्फ और सिर्फ 14। ठीक है, 14 भाषाओं का उल्लेख जो है ये मिलता है 8वीं अनुसूची में। बाकी जो भाषाएं जोड़ी गई संशोधन के द्वारा, क्योंकि अभी प्रेजेंट में 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में, लेकिन मूल संविधान में अगर हम देखें तो 14 भाषाओं का जो है उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो 92वें संशोधन द्वारा जो है कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी? तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 लास्ट भाषाएं हैं जो कि इसमें जोड़ी गई थी। ठीक है, केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा 7वीं अनुसूची में है। अवशिष्ट शक्तियां कहां से ली गई हैं? तो कनाडा के संविधान से। ये अभी डिटेल में पढ़ेंगे इनको। 7वीं अनुसूची में किस प्रकार की अनुसूचियों का वर्णन है? तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल पद सर्जित किया गया? तो 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति के बारे में वर्णन किया गया? तो 5वीं अनुसूची में किया गया है। पहले वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। दल बदल विधेयक से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख ये 10वीं अनुसूची में है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे कारखाने में काम नहीं कर सकते, किस अनुच्छेद के द्वारा कहा गया? तो अनुच्छेद 24 में है। ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। अभी यहाँ पे देखते हैं भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत, कि भारतीय संविधान में जो जो चीजें हैं वो किस देश के संविधान से ली गई हैं, वो बात कर रहे हैं हम। सबसे पहले देखिए आपसे प्रस्तावना पूछा जाता है कि जो प्रीमेबल है ये किस देश के संविधान से लिया गया है। यहाँ से देखिए प्रस्तावना एग्जाम में आता है। मौलिक अधिकार पूछा जाता है। ओके, राष्ट्रपति जो भी होता है कि एक देश का राष्ट्रपति होगा, ये किस देश के संविधान से लिया गया? तो ये अमेरिका के संविधान से ली गई है। सरकार की जो संघीय संरचना है, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट है, इलेक्टोरल कॉलेज, न्यायिक समीक्षा है, ये सारी की सारी चीजें अमेरिका के संविधान से ली गई है। और मोस्टली जो एग्जाम में देखने को मिलता है वो मौलिक अधिकार का पूछा जाता है और राष्ट्रपति का पूछा जाता है। उसके बाद देखिए ब्रिटिश संविधान की अगर हम बात करें तो जो सरकार का संसदीय स्वरूप है ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। एकल नागरिकता इसके संविधान से ली गई है। रिट जो जारी करती है सुप्रीम कोर्ट, ये ब्रिटिश संविधान से ली गई है। कानून बनाने की प्रक्रिया ब्रिटिश संविधान से ली गई। ठीक, तो ये मोस्ट 3 इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में बार बार एग्जाम में आते ही है। उसके बाद कनाडा का दिखा है। कनाडा के संविधान से देखिए क्या ली गई है। सरकार का एक अर्ध संघीय रूप, एक मजबूत केंद्र सरकार के साथ एक संघीय प्रणाली होगी, ये कनाडा के संविधान से ली गई। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो शक्तियों का वितरण है, मोस्टली एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है कि जो शक्तियों का बंटवारा है वो किस देश के संविधान से लिया गया? तो वो कनाडा के संविधान से हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक संविधान पूछा जाए, और राष्ट्रपति के चुनाव की जो विधि होती है, एकल संक्रमणीय पद्धति या और भी जो भी हैं, ये आयरलैंड के संविधान से ली गई हैं और दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आयरिश संविधान से। उसके अलावा देखिए प्रस्तावना में जो गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के जो वर्ड जोड़े गए थे फ्रांसीसी संविधान से लिए गए हैं। फ्रांस की क्रांति आपको पता ही होगा 1789, ठीक है, तो वहां से जो है वर्ड जोड़े गए। देश के भीतर और राज्यों के बीच व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता समवर्ती सूची, ये ऑस्ट्रेलियाई संविधान से ली गई। ओके, मौलिक कर्तव्य, क्योंकि मौलिक अधिकार हमने पढ़े ऊपर, मौलिक अधिकार यूएसए के संविधान से लिए गए हैं, तो मौलिक कर्तव्य यूएसएसआर या रूस के संविधान से आप कह सकते हैं लिए गए हैं। अर्थव्यवस्था के विकास की निगरानी के लिए एक संवैधानिक रूप से अनिवार्य योजना आयोग, ये भी जो है रूस के संविधान से या यूएसएसआर से लिया गया है। संशोधन की प्रक्रिया जो कि किसमें है? आर्टिकल 368 में है। या राज्यसभा सदस्यों का चुनाव, ये दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया। इमरजेंसी जो पावर है टू बी एंजॉयड बाय द यूनियन, ये जर्मनी के संविधान से ली गई हैं। जो आपातकालीन शक्तियां मिली है 352, 56 और 60 की जो शक्ति है वो। उसके अलावा प्रस्तावना में मौलिक कर्तव्य, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श रूस के संविधान से लिया गया। आपातकालीन प्रावधान, लोक सेवा आयोग, राज्यपाल का कार्यपाल, न्यायपालिका, ठीक है, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 से जो है भारतीय संविधान में जोड़ी गई है। ठीक,
उसके बाद देखिए वर्णित भाग हैं, तो 22 भाग हैं। पूछा जाता है भाग 1 में किसका वर्णन है, तो संघ और उसके क्षेत्रों के बारे में बताया गया। या संघ और राज्य से रिलेटेड जो है ये भाग 1 में है। आर्टिकल 1 to 4 जो है इसमें आते हैं। भाग 2 सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता से रिलेटेड है, जिसमें आर्टिकल 5 से 11 आते हैं। भाग 3 में फंडामेंटल राइट है, ठीक है, 12 से 35 हो जाएगा आर्टिकल। भाग 4 में निर्देशक सिद्धांत यानी कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, ये 36 से 51 में हो जाएंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये आर्टिकल 4A में है, जहां पे आर्टिकल 51A को जो था संशोधन के तहत जो था जोड़ा गया था, ठीक है, 42वें संशोधन के तहत। भाग 5 में संगठन है, या संगठन कह लो या संघ कह लो, यूनियन मिलेगा आपको। संघ का वर्णन किसमें है, यूनियन का, ठीक। तो भाग 5 में है 52 से 151। अब देखिए जो आर्टिकल पूछे जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये आते हैं कि किस भाग में कितने आर्टिकल तक है, बाकी नहीं पूछा जाता है। उसमें फिर आगे आपसे पूछा जाएगा कि भाग 5 में किसका वर्णन है, तो संघ का हो गया। राज्य का वर्णन किस उसमें मिलता है, तो भाग 6 में हो जाएगा। ये देखिए संविधान द्वारा निरस्त कर दिया गया था 7वें संशोधन के द्वारा, ठीक है, भाग 7 है ये, तो ये निरस्त कर दिया गया था। ओके, केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी पूछा जाता है एग्जाम में कि किस उसमें है, तो भाग 8 में इसका वर्णन मिलता है। पंचायतों का वर्णन भाग 9 में मिलेगा। नगर पालिकाएं जो होंगी 9A में हो जाएंगी। सहकारी समितियां 9B में हो जाएंगी, ठीक है, याद रखना है। अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र ये भाग 10 में है। संघ और राज्यों के बीच जो संबंध है ये भाग 11 में है। वित्त संपत्ति अनुबंध और राज्य भाग 12 में है, ये कमी देखने को मिलते हैं। भाग 11 तक जो है आपको याद रखना ही रखना है, क्योंकि एग्जाम में ये आते ही आते हैं। भाग 11 तक सारे इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर आप आगे देखेंगे तो ये आप पढ़ सकते हैं सिर्फ, जैसे भाग 13 में क्षेत्र के भीतर व्यापार है, ये लेकिन एग्जाम में देखने को नहीं मिले हैं। सेवाएं और संघ और राज्यों के अधीन भाग 14 में है। न्यायाधिकरण ये इंपॉर्टेंट है, ये भाग 15 इसमें है 14A में, ठीक है। भाग 15 में जो चुनाव है, चुनाव आयोग वगैरह है, ये भाग 15 में है। राज्य भाषा जो मिलेगी 343 से 351 की, जो भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी है, ठीक है, वो किसमें मिलेगी, भाग 16 में। तो भाषा का जो वर्णन है ये भाग 16 में है। किस आर्टिकल से कहाँ तक है ये पूछा जाता है, तो 343 से 351, ये भी आपको याद रखना है। आपातकालीन प्रावधान ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भाग 17 में इसका प्रावधान है। और आपातकालीन आपको पता है 352 से लेकर 360 तक है, जिसमें नेशनल इमरजेंसी भी आती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी भी आती है, ठीक है। ओके, और उसके बाद देखिए विविध जो है ये 361 to 367 है, तो ये इतना नहीं पूछा जाता है। ओके, संविधान का संशोधन किस भाग में है ये पूछा जाता है, तो ये भाग 20 में है। 16, 17 और 20 याद रखने हैं, 11 तक याद रखने हैं, इसके अलावा 16, 17, 20 याद रखिए। और संविधान संशोधन किस में है, आर्टिकल 368 में है। इसके अलावा भाग 21 में अगर आप देखेंगे तो अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान ये भाग 21 में है। हिंदी में आधिकारिक पाठ और निरीक्षण ये भाग 22 में। 21, 22 पूछे नहीं जाते हैं, 16, 17 और 20 याद रखने हैं। इसके अलावा ये 14A याद रखिए, 15 याद रखिएगा, ठीक है। ये कौन सा है, सॉरी 15 में चुनाव है, क्योंकि 15, 16, 17, 20 चारों इंपॉर्टेंट है। और भाग 11 तक तो याद रखना ही, और सारे याद हो जाए तो फिर कहने ही क्या है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखेंगे 8 अनुसूचियां हैं, नहीं सॉरी, मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, लेकिन अभी प्रेजेंट में कितनी है, 12 अनुसूचियां हैं टोटल। ओके, पहली अनुसूची में क्या कहा गया है कि भारत जो है वो क्या है, राज्यों का संघ है। भारत क्या है, राज्यों का संघ है, ठीक है। दूसरा देखिए, भारत राज्यों का संघ मतलब इसमें राज्य और जो भी यूनियन टेरिटरीज हैं उन सभी का जो वर्णन है वो इसमें मिलता है अनुसूची 1 में। 2 में देखिए वेतन किसके, जैसे राष्ट्रपति और जो राज्य के राज्यपाल हैं उनके वेतन से जो रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है, वो हो गई। या मतलब इसमें भी अगर आप देखेंगे ना, अनुसूची 2 में अगर आप देखेंगे तो जैसे भाग की क है उसमें दे दिया राष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन से रिलेटेड चीज़ें। भाग ग है तो लोकसभा के अध्यक्ष और जो उपाध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा का सभापति होता है, इन सभी के वेतन का जो वर्णन है वो अनुसूची 2 में मिलता है। याद रखना है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हो गया, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गया, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हो गया, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक हो गया, इन सभी के वेतन की जो जानकारी है वो अनुसूची 2 में है। फिर तीसरी जो है इनके शपथ से रिलेटेड है, मीन्स जो शपथ दिलाई जाती है उसके बारे में है कि किसको कौन शपथ दिलाएगा, ये सब जो है उसमें बताया गया है। उसके बाद राज्यसभा में जो सीट है, मतलब जो सीटों का आवंटन की, राज्य सभा की जो सीटें हैं वो इस राज्य में इतनी है, इस राज्य में इतनी है, ये जो सीटों का आवंटन है ये अनुसूची 4 में है। उसके बाद SC ST यानी कि जो अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति हैं उनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में जो है ये अनुसूची 5 में है, ठीक है।
भाग क इसमें आता है तो उसमें साधारण मिल जाएगा। भाग ख में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों का प्रशासन है। इसी तरीके से भाग ग है जिसमें अनुसूचित क्षेत्र के बारे में बताया गया है, और भाग घ है जहाँ पे अनुसूची के संशोधन से रिलेटेड है। ठीक है, तो अलग अलग करके भी अगर आप पूछे तो बता सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज डायरेक्टली पूछा जाएगा। उसके बाद छठी अगर हम देखें तो इसमें जो है असम, मेघालय, जो पूर्वोत्तर के 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इसमें जनजाति जो क्षेत्र हैं उनके प्रशासन से रिलेटेड जो है चीज़ें इसमें बताई गई हैं। ठीक है, जनजाति से रिलेटेड। उसके बाद अनुसूची 7 में जो है शक्तियों का विभाजन किया गया है, और ये शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य के बीच में है। कुछ विषय जो है इसमें दिए गए हैं, जैसे संघ में विषय पूछे जाते हैं। देखिए पहले 97 थे लेकिन अभी 100 विषय है, तो ऑप्शन में अगर 97 है तो 97 आंसर लगाइए, 100 है तो 100 लगाइएगा। ठीक है, राज्य सूची में 66 और अभी प्रेजेंट में 61 कह सकते हैं, मतलब पहले 66 थे, और संवृत्ति में जो है 47 से 52 जो है हो चुके हैं। संवृत्ति में केंद्र और राज्य दोनों का मतलब जिसपे कानून बना सकती है। तो संघ सूची में जो आते हैं सेना हो गई, जनगणना हो गई, बैंक, रेल, डाक, मुद्रा, ये संघ सूची के विषय हैं। राज्य सूची मतलब विषय का मतलब है जिस पर वो कानून बना सकती है। राज्य सूची कृषि से रिलेटेड फैसला ले सकती है, पुलिस हो गया, प्रशासन हो गया, लोक स्वास्थ्य, पंचायती राज, आवास, पेयजल, जीआरपी, नदी, ये सब राज्य के अंदर मतलब राज्य के अंडर आता है। राज्य जो राज्य की सरकार है वो देखेगी इनको। वन, शिक्षा नियोजन, मजदूर संघ, परिवार नियोजन, ये समृद्धि सूची में। अब जैसे शिक्षा पूछा जाता है कि एजुकेशन किस उसमें आता है, ठीक है, तो ये समृद्धि सूची का विषय है। इसके अलावा अवशिष्ट में चला जाएगा साइबर, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा। उसके बाद आते हैं कुछ और अनुसूची है, जैसे 8वीं अनुसूची है तो 22 भाषाओं का जो है इसमें वर्णन किया गया है। 9वीं में जो है भूमि जो सुधार है उससे ये रिलेटेड है। 10वीं जो है ये दल बदल से हो जाएगी, दल बदल से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती हैं। ओके, 11वीं में जो है पंचायत की जो शक्तियां हैं वो बताई गई है, और 12वीं अनुसूची जो है ये नगर पालिका की शक्तियां जो भी उत्तरदायित्व होता है नगर पालिका का, वो जो है ये 12वीं में वर्णन इसका किया गया है। ओके, तो ये हो गया हमारा अनुसूची का टॉपिक। तो यहाँ पे हमारी पॉलिटी जो है हो जाती है कंप्लीट। अब हम चलेंगे जियोग्राफी पे। जियोग्राफी में जो भी इंपॉर्टेंट, देखिए जियोग्राफी में हम बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, जहाँ पे हमने झील के बारे में पढ़ा है, नदियों के बारे में पढ़ा है। ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट और बाकी बचते हैं, जैसे बांध वगैरह हो गया, कौन सी परियोजना किस नदी पर है, तो वो छोटे छोटे टॉपिक्स और जो है हम कवर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से मोस्टली जो ज्योग्राफी वहाँ से नेशनल पार्क वगैरह ही पूछे जाते हैं, तो वो हम कवर कर चुके हैं। तो जो थोड़ा बहुत 1-2 टॉपिक बचता है वो हम अभी जियोग्राफी में कंप्लीट करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। ओके, आगे चलने से पहले एक और टॉपिक आई थिंक रह गया है पॉलिटी का, संविधान संशोधन, ये वाला रहता है, तो इसके बाद जो हम ज्योग्राफी करेंगे। ओके, चलिए संविधान में संशोधन की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो संशोधन पूछा जाता है ये कि सबसे पहले बार संशोधन कब किया गया था संविधान में, तो ये डेट भी आपको याद रखनी है, 1951 आएगा। ठीक है, पहला जो संविधान संशोधन हुआ था वो 1951 में हुआ था, और 8 अनुसूची थी मूल संविधान में, और 9वीं अनुसूची जो थी इसी में जो थी जोड़ी गई थी, इसी संशोधन के तहत जो है जोड़ी गई थी, और साथ में भूमि सुधार जो था लाया गया था पहले संविधान संशोधन में ही। ठीक है, चलिए उसके बाद दूसरा जो आपको याद रखना है सिक्किम। सिक्किम की अगर हम बात करें तो वेट एक मिनट, सिक्किम की अगर बात करें तो सिक्किम जो है पहले भारत का हिस्सा नहीं था। ठीक है, इसको जो है भारत में मिलाया गया था कब, 35th जो अमेंडमेंट हुआ था 1974 में। ठीक है, 1974 में जो है 35वां अमेंडमेंट हुआ, जहाँ पे सिक्किम को शहर राज्य का दर्जा जो था मिला था। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट संशोधन हुआ 36 1975, यहाँ पे जो है सिक्किम को क्या मिल गया, पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहला तो क्वेश्चन यही आता है कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला, तो 1975 याद रखना है। शहर राज्य का दर्जा 1974 में किस अमेंडमेंट के तहत मिला, फिर ये भी आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है 42वां संशोधन। 42वें संशोधन की अगर हम बात करें, इसको लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको कहा जाता है, क्योंकि इस के तहत जो है बहुत सारे अमेंडमेंट जो थे हुए थे। सबसे पहला जो आता है कि जो हमारी प्रस्तावना है उसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को जो है ये जो शब्द थे इनको जो था जोड़ा गया था। ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों में जो है मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो हमें पता है नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में आते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो है इसी में भाग 4A और 51A में जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जो था ऐड कर दिया गया था। ओके, फंडामेंटल ड्यूटीज़, हाँ, मौलिक कर्तव्य को जो था ऐड किया गया। ठीक है,
तो ये आपको याद रखना है कि 42वें संशोधन में, और कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि 42वें संशोधन कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था। लघु संविधान के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। और यही अमेंडमेंट था जहाँ पे लोकसभा विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 5 से 6 वर्ष कर दिया गया था, ठीक है। 5 से कितना कर दिया गया था, 6 वर्ष कर दिया गया था, ठीक। तो ये भी कई बार पूछ लिया गया जाता है कि 5 से 6 वर्ष लोकसभा का जो भी कार्यकाल होता है वो कब बढ़ाया गया था, ठीक है। उसके बाद आता है 44th अमेंडमेंट, जो कि 1978 में हुआ था। कब हुआ था, 1978 में हुआ था। इसमें क्या किया गया, जो संपत्ति का अधिकार था उसको क्या कर दिया गया, मूल अधिकार से हटा दिया गया था। पहले जो मूल अधिकार थे उनकी संख्या 7 थी, उसमें संपत्ति का भी अधिकार था, और यही अमेंडमेंट था जिसके तहत जो है संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया, और वापस मतलब अब मूल अधिकार की जो संख्या वो कितनी रह गई है, 6 रह गई है। ओके, यही संशोधन था जिसके तहत जो कार्यकाल था लोकसभा या विधानसभा का 5 वर्ष 5 से 6 किया गया था। 44th में वापस से क्या कर दिया गया, 6 से घटाकर वापस से उसके कार्यकाल को 5 साल जो था कर दिया गया था, लोकसभा और विधानसभा के दोनों को ही, ठीक है। तो ये दोनों याद रखने हैं और ये पूछे जाते हैं। चलिए, उसके बाद जो है 52वां संविधान संशोधन हुआ 1985 में, जहां पर क्या लेके आया गया था, दल बदल अधिनियम जो था लाया गया था, और जो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी वो दल बदल से ही रिलेटेड है, ठीक है। ये अगर आप देखेंगे तो वो जो थी जोड़ी गई थी, ठीक है। चलिए, 1989 देखिए, ये क्वेश्चन आता है मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 कब की गई थी, तो वो था 61वां संविधान संशोधन, जो कि 1989 में हुआ था, जहां पे मत देने की जो आयु थी वो पहले 21 होती थी, वो घटाकर कितनी कर दी गई, 18। अभी प्रेजेंट में जो वोट देने की आयु है, मत देने की जो आयु है वो कितनी है, 18 ही है, ठीक है। उसके बाद 73वां संविधान संशोधन हुआ 1993 में, जहां पे पंचायती राज व्यवस्था को जो था लाया गया था, ठीक है। उसके बाद हुआ 74th अमेंडमेंट 1993 में ही, नगर पालिका को जो था, नगर पालिका के लिए था। मतलब गांव में अगर आप देखेंगे तो पंचायती राज व्यवस्था होती है, ठीक है, मतलब 3 स्तर पे ग्राम पंचायत वगैरह जो बनती है, और शहरों में अगर आप देखेंगे तो नगर पालिका हो जाएगी, ठीक है। तो वो 74th अमेंडमेंट पे आई थी। उसके बाद आता है 86th अमेंडमेंट 2002 में हुआ था ये, जहाँ पे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा जो थी वो क्या कर दी गई, अनिवार्य कर दी गई थी, ठीक है। ओके, उसके बाद 101वां जो है संशोधन ये 2016 में आया था, और ये जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स से रिलेटेड था। तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि बहुत क्वेश्चन रिपीट हुआ है पहले। 102वां जो संशोधन था ये 218 में हुआ। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को जो है क्या दे दिया गया, संवैधानिक दर्जा जो था दे दिया गया। 103वां जो संशोधन हुआ 2019 में, ये EWS के लिए था, याद रखना है। और जो सबसे ये देखिए 104वां और 105वां दोनों याद रखने हैं। 104वां संशोधन हुआ 2019 में, संविधान के अनुच्छेद 334 में संशोधन, स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का 80 वर्ष के पश्चात न रहना जो था ये किया गया था। 105वां जो था 2021 में हुआ। इस संशोधन ने राज्य सूची और पिछड़े वर्गों की पहचान करने और इन्हें अधिसूचित करने की राज्यों की शक्तियों को जो था संरक्षित किया था। तो ये टोटल जो है आपको मतलब जितने हमने यहाँ पे किए हैं ये मेन आपको याद रखने हैं। ओके, एक 56वां भी याद रखना। 56वां अमेंडमेंट क्यों याद रखना है, ये 1987 में हुआ था। जिस तरीके से सिक्किम को जो है राज्य का दर्जा मिला था, ठीक है, पूर्ण राज्य का दर्जा 1975 में, इसी तरीके से गोवा को जो है 25वां राज्य बनाया गया था 1987 में 56th अमेंडमेंट के द्वारा। तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि गोवा भी जो है आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, यहाँ पे पॉलिटी कंप्लीट हो जाती है। अब हम भारत की बात ज्योग्राफी पे थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, इसका इंट्रोडक्शन वगैरह, या फिर 1-2 टॉपिक जो इंपॉर्टेंट बनता है वो देखेंगे। चलिए, भारत का सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं। तो अगर आप को पता हो तो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत जो है 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है। इसमें अगर आप देखेंगे क्षेत्रफल के हिसाब से जो सबसे बड़ा देश है वो है रूस, फिर कनाडा, फिर चीन, USA, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का नंबर जो है आता है, ठीक है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से अगर भारत का नंबर पूछा जाता है तो 7वां नंबर जो है आ जाएगा। और जनसंख्या के हिसाब से अभी प्रेजेंट में अगर देखें तो पहले नंबर पर है अपना भारत, ठीक है। तो यहाँ पे पहला बड़ा देश है अभी जनसंख्या के अनुसार, अभी अगर प्रेजेंट में बात की जाए तो, ठीक है। ओके, भारत विश्व में कुल जनसंख्या का 17.5 जो है ये भारत में निवास करता है, और कुल स्थल का यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से अगर देखें तो 2.4% जो है वो क्या है, भारत है, ठीक है। इसके बाद जो है भारत की कई बार जो है दक्षिण और
उत्तर पॉइंट पूछ लिए जाते हैं। तो उत्तर में अगर हम देखेंगे तो उत्तर में जो भारत का उत्तर बिंदु है वो कौन सा है, इंदिरा कोल है, और ये कहाँ पर है, लद्दाख में है। यही चीज़ अगर दक्षिण में पूछी जाती है तो दक्षिण में हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार द्वीप में। ठीक है, पूर्व में है किविथु, किवुथु है अरुणाचल प्रदेश में, और पश्चिम में है गौर माता जो कि है गुजरात में। ठीक है, तो ये भारत के जो है उत्तर बिंदु, पूर्व बिंदु, दक्षिण बिंदु और पश्चिम बिंदु है, और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो चारों जो है आपको याद रखने हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी स्थिति की अगर हम बात करें तो भारत किस महाद्वीप में आता है, तो भारत एशिया महाद्वीप में आता है। भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अक्षांश के अनुसार देखें तो हम किस में हैं, उत्तरी गोलार्ध में हैं, और यही चीज़ अगर हम देशांतर के अनुसार चेक करें तो हम किस में आते हैं, पूर्वी गोलार्ध में आते हैं। भारत की जो आकृति है वो कैसी है, चतुष्कोणीय है। ठीक है, याद रखना है। फिर भारत की सीमा रेखाएं पूछी जाती हैं, तो भारत की जो स्थलीय सीमा रेखा है उसकी लंबाई 15,200 किलोमीटर है, और समुद्री तटरेखा कितनी है, 7,516.6 किलोमीटर भारत की समुद्री तटरेखा है। दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलिए, उसके बाद भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पूछ लिया जाता है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार अगर हम देखें तो देखिए, ऊपर अगर आप देखेंगे उत्तर की तरफ 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश है, और दक्षिण की तरफ 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश है। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए देखियो 37 डिग्री 6 से 8 डिग्री 4 हम याद कर लेते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये जो 8 डिग्री 4 है ये दक्षिण की तरफ है या उत्तर की तरफ है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये दक्षिण की तरफ है, और 37 डिग्री 6 जो है ये उत्तर की तरफ है, क्योंकि वो आपसे उसमें भी पूछ सकता है कि जो हमारी साउथ डायरेक्शन है उसमें कितना है। ठीक है, साउथ में कितना है या उत्तर में कितना है, तो उत्तरी अक्षांश में ये आपको याद रखना है। यही चीज आपको भारत के देशांतरीय विस्तार में याद रखनी है। ये जो पूर्वी देशांतर है 68 डिग्री 6 ये पश्चिम की तरफ है। ठीक है, वेस्ट की साइड है, और 97 डिग्री 25 जो है ये ईस्ट की तरफ है। ठीक है, ये पूर्वी देशांतर का जो है क्या हो जाएगा, मतलब डिग्री में याद रखना है। देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25। ओके, उसके बाद उत्तर से दक्षिण की मतलब अगर हम लंबाई देखें कि कितने किलोमीटर है, तो 3,214 किलोमीटर है, और यही चीज़ अगर हम पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की तरफ देखें तो 2,933 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो इंट्रोडक्शन हमारा यहाँ पे हो जाता है खत्म। ठीक है, तो ये वही है सेम। चलिए, करक रेखा, करक रेखा देखिए किस उस पे, सबसे पहले तो याद रखिए 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश रेखा पे है, और करक रेखा जो है भारत की लगभग क्या होती है, बीच से गुजरती है, और कितने राज्यों से गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से जो है करक रेखा होकर गुजरती है, जिसमें सबसे पहला नंबर गुजरात का, फिर राजस्थान, फिर MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम के बीच में से जो है ये करक रेखा जाती है। ग्रीनविच मेन टाइम से जो टाइम है वो 5 घंटा 30 मिनट आगे है भारत का टाइम। ठीक है, भारत की मानक समय रेखा कितनी उस पर है, 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा पे ये पूछा जाता है। और कहाँ से मानक रेखा गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से जो है ये गुजरती है। ठीक है, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में अंतर जो है लगभग 2 घंटे का होता है। भारत के 5 राज्यों से जो है ये मानक रेखा गुजरती है, उत्तर प्रदेश, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से ये गुजरती है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए, भारत की सबसे लंबी जो स्थलीय सीमा है वो किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ है, और सबसे छोटी स्थलीय सीमा ये अफगानिस्तान के साथ है। ठीक है, भारत की स्थलीय सीमा से लगे पड़ोसी देश कितने हैं, टोटल 7 पड़ोसी देश हैं भारत की स्थलीय सीमा से लगे हुए। अब देखिए कुछ रेखाएं दी है, जैसे रेड क्लिफ रेखा है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। ठीक है, दक्षिण में समुद्र पार भारत के 2 पड़ोसी देश श्रीलंका और मालदीव हैं। ठीक है, समुद्र पार अगर बात की जाए तो श्रीलंका और मालदीव है। भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी एवं बंगाल की खाड़ी के बीच में स्थित है। ठीक है, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इसमें दोबारा से देखो मैकमोहन रेखा अभी हमने पढ़ा भारत और चीन के बीच में है। रेड क्लिफ रेखा हमने भारत और पाकिस्तान पढ़ा, और डूरंड पाकिस्तान और अफगानिस्तान, हाँ पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, ये भारत और अफगानिस्तान आ गया यहाँ पे, क्योंकि पहले होती थी भारत और अफगानिस्तान, लेकिन अभी तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही हो जाएगी। हिंडनबर्ग रेखा, ये देखिए जर्मन और पोलैंड याद रखना है। मैगीनॉट रेखा, ये जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। मेन रिहिम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच में है। 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में, साउथ और नॉर्थ कोरिया के बीच में है। 48वीं अगर ये पूछा जाता है तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में है। ठीक है, ये 3 तो हम मेनली याद रखते ही हैं, फर्स्ट 3, लेकिन ये भी याद रखनी है क्योंकि यहाँ से भी जो है क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, चलिए, उसके बाद आते हैं वाटरफॉल्स कि कौन सा वाटरफॉल कहाँ पे है। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो कुचिकल जलप्रपात की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे है, कर्नाटका में है कुचिकल जलप्रपात। बरही पानी
बरेही पानी फॉल्स ये उड़ीसा में है। नोहक लिकाई जलप्रपात मेघालय में है। वज्रई जलप्रपात महाराष्ट्र में है। जोग प्रपात कर्नाटका में है। ये जोग प्रपात बार बार पूछा जाता है, कुचिकल जलप्रपात पूछा जाता है, ठीक है। कून फॉल्स अगर पूछा जाए तो महाराष्ट्र में है। बहुती जलप्रपात एमपी में है। लैंग शियोंग फॉल्स मेघालय में है। किनरेम फॉल्स मेघालय में है ये भी। मीन मट्टी फॉल्स केरला में है। हुंडू फॉल्स झारखंड में है। बिस्प फॉल्स मेघालय में है। हेब्बे फॉल्स कर्नाटका में है। दूध सागर जलप्रपात अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट गोवा में है ये। तालकोना झरने आंध्र प्रदेश में है। अथिरा पिल्ली जलप्रपात केरला में है। चित्रकोट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में है। बरकाना फॉल्स कर्नाटका में है। थेलियार झील तमिलनाडु में है। और सोचीपारा झरने ये केरला में है। मगोड़ झरने पूछा जाए तो कर्नाटका में है। लोध झरने झारखंड में है। हाथी जलप्रपात मेघालय में है। भीमताल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भीमताल राजस्थान में हो जाएगा। मीन मुट्टी हमने ऊपर पढ़ी लिया है, केरला में है, ठीक है। तो ये जलप्रपात है, बस इनको थोड़ा सा याद रखना कि कौन सा कहाँ पे है। उसके बाद आती है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। सबसे पहले देखिए भाखड़ नांगल, ये बहुत बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। तो ये सतलुज नदी पर है और कहाँ पे है, किस राज्य में है, राज्य का नाम भी पूछा जाता है और नदी का नाम भी जो है पूछा जाता है। तो पंजाब राज्य में है, ठीक है, भाखड़ा नांगल परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना अगर पूछा जाए तो ये सतलुज और व्यास नदी पर है और कहाँ पर है, राजस्थान में है। हीराकुंड बांध बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ये। हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तो महानदी पर है और उड़ीसा में है, ठीक है। तुंगभद्रा नदी पर है ये परियोजना और आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन पूछा जाता है, नागार्जुन सागर बांध तो कृष्णा नदी पर है और ये भी जो है कहाँ पे हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। फरक्का बांध पूछा जाए तो भागीरथी नदी पश्चिम बंगाल होगा। काकरपारा ये ताप्ती नदी पर है। काकरपारा और उकाई दोनों याद रखने हैं, ये जो दोनों परियोजना हैं ये ताप्ती नदी पर हैं और दोनों ही गुजरात में है। रिहंद बांध जो परियोजना है ये रिहंद नदी पर है, यूपी में। इडुक्की ये पेरियार नदी पर है, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है इडुक्की और ये केरला में है, ठीक है। इसमें नदी भी पूछा जाता है और किस राज्य में है तो वो भी याद रखना है, केरल में है, ठीक। चलिए टिहरी बांध परियोजना ये भागीरथी नदी पर है, उत्तराखंड में। कोयना बांध कोयना नदी महाराष्ट्र हो जाएगा। सलाल ये चिनाब नदी पर है और कश्मीर में है। स्वर्ण रेखा परियोजना स्वर्ण रेखा नदी झारखंड पे हो जाएगा। सिम समुद्रम अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है। मेट्टूर बांध पूछा जाता है, दोनों ही कावेरी नदी पर है। और शिव समुद्रम जो परियोजना है ये कर्नाटक में है, कर्नाटका राज्य में है। और मेट्टूर बांध जो है ये तमिलनाडु में है। तेनू घाटी बांध की अगर हम बात करें और दामोदर घाटी, दोनों ही दामोदर नदी पर है और दोनों ही झारखंड राज्य पे है। सरदार सरोवर बांध परियोजना अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट है। अलमाटी डैम मोस्ट इंपोर्टेंट है, दोनों याद रखने हैं। सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर है, गुजरात राज्य में। दुलहस्ती बांध चिनाब नदी पर है, कश्मीर में। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर, कर्नाटका में, ठीक है। तो ये याद रखने आपको, जो मेन मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट बताई हैं वो तो जरूर ही याद रखने क्योंकि वो बार बार रिपीट होती हैं, ठीक है। चलिए अब आते खिलाड़ियों के उपनाम। डीएसएसबी ने खिलाड़ियों के उपनाम से भी जो है कई बार क्वेश्चन पूछे हैं। जैसे हॉकी का जादूगर किसको कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है, ठीक है। उड़न परी पीटी उषा को कहा जाता है। फ्लाइंग सिक्स के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। रावलपिंडी के नाम से सोहेब अख्तर को जाना जाता है। सुपर मॉम मैरीकॉम को कहा जाता है। बंगाल टाइगर के नाम से सौरव गांगुली को। लाइटनिंग किंग विश्वनाथन आनंद हो जाएगा। द वॉल राहुल द्रविड़ को जाना जाता है। टर्मिनेटर के नाम से जो है हरभजन सिंह को, ठीक है, टर्मिनेटर हरभजन सिंह हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो तारपीडो डयान थॉर्प को कहा जाता है। इंडियन एक्सप्रेस पेस और भूपति हो जाएंगे। ब्लैक पर्ल पीले हो जाएगा। डेनिस द मिनोस आंद्रे अगासी हो जाएगा, ठीक है। इसमें से कुछ नाम और जो आपको याद रखने हैं जो इम्पोर्टेंट है वो है, देखो, जैसे नीरज चोपड़ा, ठीक है। नीरज चोपड़ा आपको पता है स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था 2020 के टोक्यो ओलंपिक में। तो इन्हें जो है किस नाम से जाना जाता है, गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है। भारत के गोल्डन बॉय के नाम से किसे जाना जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो नीरज चोपड़ा को जाना जाता है। मैरी कॉम हमने पढ़ा, मैरी कॉम को जो है सुपर मोम या मैरी कॉम को ही मैग्निफिशेंट मैरी के नाम से भी जो है जाना जाता है। मैग्निफिशेंट मैरी के नाम से किसको जाना जाता है, तो मैरी कॉम को ही जाना जाता है। हॉकी का जादूगर हमने पढ़ा। ट्रैक एंड फील्ड हमने पढ़ लिया, ठीक है। इसके अलावा एक जो क्वेश्चन डीएसएसबी में पूछा गया था, ढिंग एक्सप्रेस के नाम से किसको जाना जाता है। ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है हिमा दास को, ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो है जो रेस होती है उसमें एक रिकॉर्ड जो था स्थापित किया था, तो वो याद रखना है आपको, ठीक।
ओके, इसके अलावा द आयरन लेडी, आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है कर्णम मल्लेश्वरी को। कर्णम मल्लेश्वरी को आपको पता है महिला वेट लिफ्टर हैं और ओलंपिक में पदक जीतने वाली जो पहली महिला है वो कर्णम मल्लेश्वरी ही हैं। इन्हें जो है 1994 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया, राजीव खेल खान रत्न मिल चुका है, पद्मश्री पुरस्कार से इन्हें नवाजा जा चुका है। तो आयरन लेडी के नाम से कर्णम मल्लेश्वरी को जाना जाता है। और एक क्वेश्चन ये आता है कि ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी, तो वो कर्णम मल्लेश्वरी थी। किस खेल से संबंधित है, तो वेट लिफ्टर हो जाएंगी ये। ठीक है, एक आता है फ्लिकर सिंह के नाम से किसको जाना जाता है, तो फ्लिकर सिंह के नाम से जाना जाता है संदीप सिंह को। भारतीय हॉकी टीम के जो है खिलाड़ी रहे हैं संदीप सिंह, उनको जो है फ्लिकर सिंह के जो है नाम से जाना जाता है। ठीक, ओके। द सिक्किम स्नाइपर, द सिक्किम स्नाइपर, सिक्किमी स्नाइपर, इस नाम से किसको जाना जाता है, बाईचुंग भूटिया। किसको जाना जाता है, बाईचुंग भूटिया को जो है सिक्किम स्नीपर के नाम से भी जो है जाना जाता है। तो ये और आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, भारत में प्रथम, कि भारत में प्रथम कब कब हुआ। तो भारत में जो पहली जनगणना हुई थी वो कब हुई थी, 1872 में हुई थी। नियमित दशकीय गणना पूछी जाए तो वो 1881 से शुरू हुई थी। पहला विश्वविद्यालय जो था वो था नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि चौथी शताब्दी में ओपन हुआ था। भारत में पहला डाकघर जो था ये कोलकाता में ओपन हुआ 1727 में। पहला महिला डाकघर अगर पूछा जाए तो शास्त्री भवन नई दिल्ली हो जाएगा। आधार प्रोजेक्ट यूआईडी का जो प्रारंभ था ये थिम्बली महाराष्ट्र में हुआ। 100% प्राथमिक शिक्षा हासिल करने वाला राज्य कौन सा था, तो केरल था। प्रथम नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड 1936, जिसे अभी प्रेजेंट में मतलब उस वक्त, अभी तो जिम कॉर्बेट के नाम से जाना जाता है, उस वक्त इसे हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन में हेली ही आपको मिलेगा जिम कॉर्बेट की बजाय, मतलब जिम कॉर्बेट भी मिल सकता है बट हेली भी आपको याद रखना है, कई बार हेली भी जो है दे दिया जाता है। पहली जल विद्युत परियोजना शिव समुद्रम थी जो कि 1902 में स्थापित हुई। पहला उपग्रह आर्यभट्ट था 19 अप्रैल 1975 को। पहला परमाणु रिएक्टर का नाम अप्सरा था। पहला आणविक केंद्र तारापुर में। पहला स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र पृथ्वी था जो कि 1988 में बना। ठीक है, उसके बाद भारत की पहली नियुक्ति, कि भारत के पहले जो राष्ट्रपति रहे वो कौन रहे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे। पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन रहे। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। पहले गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गया। पहले रेल मंत्री जॉन मथाई। पहले रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह थे। पहले वित्त मंत्री आर षणमुगम चेट्टी, ये पूछा जाता है। ठीक है, पहले विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू हो गया। शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। पहले गवर्नर जनरल जो भारतीय थे सी राजगोपालचारी। और पहले गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के जो बने थे लॉर्ड माउंटबेटन, जो मैं ऊपर आपको बताई चुकी हूँ। पहले मुख्य न्यायाधीश, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, हरिलाल जी कन्या। पहले निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन। पहले मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला। पहले केंद्रीय सतर्कता आयुक्त एन श्रीनिवास राव। लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। भारत के पहले अटॉर्नी जनरल एमसी सीतलवाड़ थे। पहले मंत्रिमंडल सचिव एनआर पिल्लई। पहले थल सेनाध्यक्ष जनरल राजेंद्र सिंह जी। पहले वायु सेनाध्यक्ष पूछा जाए तो एयर मार्शल थॉमस एल्महर्स्ट। पहले नौसेनाध्यक्ष वाइस एडमिरल आरडी कटारी। ठीक है, तो इसमें से मोस्टली जो है रिपीटेड है। ठीक है, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और अगर एक दो नहीं पूछा गया हो तो वो आगे पूछ लिया जाएगा। अब भारत में प्रथम महिला की बात कर रहे हैं, तो पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो थी पहली राष्ट्रपति बनी थी। पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी बनी। पहली लोकसभा अध्यक्ष महिला में अगर देखें तो वो मीरा कुमार थी। पहली महिला सांसद राधाबाई शुभरायन हो जाएगा। राज्यपाल अगर पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू होगा। यूपीएससी प्रथम महिला अध्यक्ष रोज बिलियन बैथ्यू थी। प्रथम महिला शासक रजिया सुल्तान को माना जाता है। पहली महिला आईएएस अन्ना जॉर्ज। पहली महिला आईपीएस किरण बेदी। पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता करपलानी। पहली महिला केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृता कौर थी। पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर एनी बेसेंट। और पहली महिला मेयर तारा चेरियन चेन्नई। ठीक है, तो ये नाम आप याद रखने हैं। और यहाँ से भी मोस्टली क्वेश्चंस आ चुके हैं, मतलब ज़्यादातर आ चुके हैं। जो मैंने नहीं देखा होगा, आई थिंक मेयर का मैंने नहीं देखा है क्वेश्चन। अदरवाइज कांग्रेस अध्यक्ष पूछा जा चुका है, केंद्रीय मंत्री पूछा जा चुका है, मुख्यमंत्री पूछा जा चुका, आईपीएस आईएएस शासिका। ठीक है, यूपीएससी वाला भी मैंने नहीं देखा है, मतलब मैंने नहीं देखा, ऑब्वियसली पूछा गया हो तो, बट मैंने जितने पेपर करवाए एग्जाम उसमें अभी तक नहीं देखा है। ठीक है, राज्यपाल महिला सांसद नहीं देखा है, बाकी सारे क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, क्वेश्चंस आप आ चुके हैं एग्जाम में। चलिए अब राष्ट्रीय प्रतीक की बात करेंगे, तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो कौन सा है, तिरंगा।
भारत का राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा। राष्ट्रीय चिन्ह जो है कहाँ से लिया गया है, सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति जो है ये राष्ट्रीय चिन्ह है। राष्ट्रगान आप सभी को पता होगा जन गण मन है। राष्ट्रगीत जो है वो वंदे मातरम है। राष्ट्रीय पशु जो है बाघ है। राष्ट्रीय पक्षी की बात की जाए तो वो मोर हो जाएगा। राष्ट्रीय कैलेंडर जो है भारत का वो शक संवत पर आधारित है। राष्ट्रीय पुष्प जो है कमल है। राष्ट्रीय फल जो है आम है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। राष्ट्रीय जलीय जीव पूछा जाए तो डॉल्फिन, और राष्ट्रीय विरासत पशु पूछा जाए तो हाथी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आती है पंचवर्षीय योजनाएं। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहली जो पंचवर्षीय योजना थी इसका टाइम पीरियड याद रखना है, किस मॉडल पर बेस्ड थी, क्या इसका मोटिव क्या था वो याद रखना है आपको। तो देखिए पहली जो पंचवर्षीय योजना आई वो 1951 से लेकर 1956 तक मानी जाती है, 5 साल तक। ठीक है, 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956। और पहली पंचवर्षीय योजना ये हेरोल्ड डोमर मॉडल पर बेस्ड थी, और इसका जो मेन फोकस था वो कृषि विकास से रिलेटेड था। और ये देखिए ये किस मॉडल पर बेस्ड है, ये क्वेश्चन आ चुका है। फोकस किस पर रहा है, कृषि विकास पर रहा है, ये आ चुका है। ठीक है, योजना आयोग क्योंकि 1950 में बना था। ठीक है, 15 मार्च 1950 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के अधीन था योजना आयोग। तो 1950 में ये बनता है, और फिर जो है पहली योजना आती है पंचवर्षीय योजना, जो कि 51 में आती है। ठीक है, याद रखना है। दूसरी योजना जो है ये 1956, यानी कि 1956 में पहली खत्म होती है, वहीं से जो है दूसरी योजना जो है शुरू हो जाती है। तो 1956 और फिर उसमें 5 साल ऐड कर लीजिए, 61। दूसरी योजना हो जाएगी 56 से लेकर 61 तक। ये किस मॉडल पर बेस्ड है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित थी, और इसका जो मेन मोटिव था ये औद्योगिक पर था, औद्योगिक विकास पर था, उद्योगों पर था। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तीसरी योजना अगर आप देखेंगे तो 1961 से लेकर 66 तक रही, जिसका मेन मोटिव था अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना, और कृषि और उद्योग जो था ये इसमें क्या हो गए थे, असफल हो गए थे। ठीक है, अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर जो था बनाना था इसमें। फिर आते चौथी पंचवर्षीय योजना। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ समय तक जो है गैप रहा था, जो युद्ध वगैरह हुई थी इस टाइम पर। ठीक है, 1965 में। ठीक, तो उस वजह से जो है आगे फिर ये नहीं आया। तो 3 साल का गैप देख सकते हैं। तीसरी योजना के बाद 3 योजना आ चुकी हैं, 3 साल के गैप के बाद फिर चौथी योजना आती है 1969 से, और वही 5 साल ऐड करने के बाद 74 हो जाएगी। और ये किस मॉडल पर बेस्ड था, DR गाडगिल मॉडल। ठीक है, और इसका उद्देश्य था स्थिरता के साथ आत्मनिर्भर पर बल। फिर 1974 से 79 आता है, जहाँ पे उद्देश्य है गरीबी उन्मूलन निवारण और आत्मनिर्भरता। देखिए गरीबी उन्मूलन निवारण ये पूछा जाता है, तो ये 5वीं योजना में था। ठीक है, छठी योजना देखिए, फिर गैप आता है इसमें 79 से 80 से 85, तो ये 80 से 85 हो जाएगी। और इसमें जो प्राथमिकता थी वो गरीबी निवारण थी। ठीक है, ये गरीबी से रिलेटेड पूछा जाता है कि गरीबी को कम करने पर जोर किस में दिया गया था, गरीबी निवारण में किसके गया, तो याद रखना है। ठीक है, छठी योजना इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसमें देख लेना, फिर आप अगर 5वीं दिया है और छठी ऑप्शन में नहीं है तो 5वीं हो जाएगा, और छठी दिया है तो छठी हो जाएगा। ठीक है, जो मेन वैसे फोकस था वो गरीबी का, वो छठी योजना में ही था। इसके अलावा आर्थिक विकास और आधुनिकीकरण पर भी जोर दिया गया। 7वीं योजना आती है 85 से 90 है, ये जॉन W मिलर मॉडल पर बेस्ड थी, ये मिलर मॉडल पूछा जाता है। ठीक है, तो 4 मॉडल हमने पढ़े, हेरोल्ड डोमर, महालनोबिस, गाडगिल मॉडल और मिलर मॉडल। ठीक है, 7वीं योजना का जो मेन फोकस था वो रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य पर था। 8वीं योजना का जो है वो है 92 से 97, 91 में नहीं था। ठीक है, क्योंकि 1991 आपको पता है आर्थिक उदारीकरण का जो है वो टाइम पीरियड रहा है। ठीक है, तो उसमें जो है कोई योजना नहीं लागू की गई थी। तो उसके बाद 8वीं योजना आती है 92 से 97, जिसका उद्देश्य मानव शक्ति का पूर्ण उपयोग था। ठीक, 9वीं योजना 97 से 2002, जिसका उद्देश्य था कृषि और ग्रामीण विकास, कीमत स्थिरता और जनसंख्या पर रोक। 10वीं योजना 2002 से 2007 तक रही, जो बार बार एग्जाम में आती है। इसका जो उद्देश्य था वो था शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन की गुणवत्ता में सुधार। 11वीं योजना 2007 से 12 रही, तीव्रतर और समावेशी विकास। ये समावेशी विकास पूछा जाता है, तो 11वीं योजना में था बहुमुखी लक्ष्य। 12वीं योजना अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सतत और अधिक समावेशी विकास पूछा जाता है। ठीक है, तो ये 12वीं योजना में रहा, और ये 12 ही योजना रही 2012 से 2017 तक, उसके बाद कोई और योजना नहीं आई। ठीक है, फिर आ जाता है नीति योजना, क्योंकि योजना आयोग को बंद करके जो है क्या आ गया था, उसके नाम पर नीति आयोग आ गया था। और नीति आयोग का गठन पूछा जाता है तो 1 जनवरी 2015 को हुआ, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और अधिकार क्षेत्र भारत सरकार में आता है। ओके, नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, नरेंद्र मोदी, यानी कि जो प्रधानमंत्री होता है वही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। उपाध्यक्ष की अगर हम बात करें तो डॉक्टर सुमन केबेरी हैं। वर्तमान CEO VVR सुब्रमण्यम है। ठीक है,
और नीति आयोग जो है एक गैर संवैधानिक निकाय है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, चलिए आगे आते हैं प्रमुख सदस्य और उनकी न्यूनतम आयु की। पूछा जाता है ना कि लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो लोकसभा के लिए 25 वर्ष होती है, राज्यसभा के लिए 30। देखो याद रखना है, लोकसभा और विधानसभा, क्या याद रखना है, लोकसभा और विधानसभा दोनों के लिए एज 25 वर्ष होती है। राज्यसभा और विधान परिषद इनके लिए 30 वर्ष, जो यहाँ पे मेंशन भी है। विधानसभा के लिए 25 वर्ष हो जाएगी, लोकसभा और विधानसभा, और राज्यसभा और विधान परिषद इन दोनों के लिए 30 हो जाएगी। ठीक है। मुखिया के लिए आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, सरपंच के लिए आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति इन तीनों के लिए जो एज चाहिए वो 35 वर्ष चाहिए। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के लिए एज जो है वो है 25 वर्ष। ठीक है, तो 25 आपने पढ़ा, लोकसभा, विधानसभा, फिर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री इनके लिए 25 वर्ष है, मुखिया और सरपंच के लिए 21 वर्ष है, वोट डालने की आयु 18 वर्ष है, विधान परिषद और राज्यसभा के लिए आयु 30 वर्ष है, और राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति के लिए एज 35 वर्ष है। ठीक, चलिए फिर आता है भारत में फसलों के सबसे बड़े उत्पादक। तो देखिए भारत में धान का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो कौन सा है, पश्चिम बंगाल है। गेहूं का अगर पूछा जाता है तो यूपी हो जाएगा। गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक भी यूपी है। मूंगफली सबसे ज़्यादा हो जाएगी गुजरात में। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक असम है। बांस का सबसे बड़ा उत्पादक भी असम राज्य है। जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश। केले का सबसे बड़ा उत्पादक तमिलनाडु। केसर जम्मू कश्मीर में होता है। भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक महाराष्ट्र है। काली मिर्च केरला में। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक गुजरात है, और कॉफ़ी का पूछा जाए तो कर्नाटक है। ठीक है। प्रमुख क्रांति की बात की जाए तो हरित क्रांति, ये खाद्यान्न उत्पादन से रिलेटेड है। दुग्ध उत्पादन से जो क्रांति रिलेटेड है वो है श्वेत क्रांति। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से है। रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है। पीली क्रांति का तिलहन उत्पादन से हो जाएगा। कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से संबंध रखती है। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से रिलेटेड है। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से रिलेटेड है। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। गोल क्रांति आलू से। इंद्रधनुष्य क्रांति सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने हेतु है इंद्रधनुष्य क्रांति। ठीक है। ठीक, चलिए आगे देखिए भारत की प्रमुख झीलें हैं। वैसे तो झीलें मैं अलग से आपको करा चुकी पूरा टॉपिक। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में याद रखनी है। वुलर झील और डल झील दोनों ही कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। लोनार झील पूछा जाता है, जो कि उल्कापिंड के गिरने के से निर्माण जिसका माना जाता है, तो वो महाराष्ट्र में है। सांभर झील जो कि खारे पानी की झील है, ये राजस्थान में है। नक्की झील भी राजस्थान में है। राजसमंद झील अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में है ये भी। चिल्का झील उड़ीसा में है। पांगोंग तोत्सो झील ये लद्दाख में है। सिरोही झील राजस्थान। पुष्कर झील राजस्थान। ठीक है। रूपकुंड उत्तराखंड में है। देवताल झील उत्तराखंड में है। पेरियार झील केरल में है, और वेम्बनाड झील भी केरल में है। ठीक, उसके बाद विटामिन और उनके रासायनिक नाम पूछे जाते हैं। उनकी कमी से जो रोग होता है वो पूछा जाता है। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल, और इसकी कमी से वर्णांधता या कह लो रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस जो है होता है। ठीक है। विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है वो थायमिन है, और B1 की कमी से होता है बेरी बेरी रोग। विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम है वो रिबोफ्लाविन है। चमड़ी का सफेद होना विटामिन B2 की कमी से होता है। ठीक है। विटामिन B3 हो जाएगा नियासिन, और इससे भी जो है चर्माग्रह जो है होता है। विटामिन B5 है पेंटोथेनिक, चमड़ी का जो फटना है वो विटामिन B5 की कमी से होता है। पीरोडॉक्साइन विटामिन B6 की कमी से मतलब इसका वो रासायनिक नाम है। और B6 की कम से क्या होता है, खून की कमी और त्वचा रोग होते हैं। मतलब विटामिन B6 में देखेंगे तो आपको क्या मिलेंगे, सारे जो त्वचा के रोग है, चमड़ी के जो रोग हैं वो हो जाएंगे। विटामिन B6 का जो नाम है वो है बायोटीन रासायनिक, और इससे लकवा, शरीर में दर्द, बाल गिरना जैसी बीमारियां जो है होती हैं। विटामिन B9 देखेंगे तो फोलिक अम्ल हो जाएगा। खून की कमी और पेचिस होता है। विटामिन B12 साइनोकोबेलेमिन है, पीलिया और खून की कमी जो है इसमें होती है। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। और सकरवी और मसूडो का सूजना जो है विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन डी का जो नाम है वो है कैसीफोरोल, और इससे जो है सूखा रोग या रिकेटस भी बोलते हैं, हड्डियों का रोग जो है इसको बोला जाता है विटामिन डी की कमी से जो होता है। टेकोफोरोल हो जाएगा विटामिन ई का नाम, और इससे होती है प्रजनन में कमी। विटामिन की है फाइलोक्विनिन, और खून के तक्के नहीं जमते हैं विटामिन के की कमी से। ठीक है।
चलिए आगे है भारतीय शहरों के उपनाम। जैसे जैसलमेर को जो है किस नाम से जाना जाता है? गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। गुलाबी शहर पूछा जाए तो ये जयपुर को कहा जाता है। सन सिटी के नाम से जोधपुर को जाना जाता है। गार्डन सिटी बेंगलुरु को कहा जाता है। नवाबों का शहर लखनऊ है। फ्लेमिंगो सिटी कच्छ है। लेक सिटी उदयपुर है। और महलों का शहर कोलकाता को कहा जाता है। उसके बाद दुर्ग और किले हैं तो लाल किला दिल्ली में है। मेहरानगढ़ का किला जोधपुर राजस्थान में है। रणथंभौर का किला पूछा जाए तो सवाई माधोपुर राजस्थान में है। कुंभालगढ़ किला राजसमंद राजस्थान में है। आमेर का किला जयपुर राजस्थान में है। गोलकुंडा का किला हैदराबाद में है। गिंगी किला विल्लुपुरम तमिलनाडु में है। फोर्ट विलियम कलकत्ता पश्चिम बंगाल में है। फोर्ट सेंट जॉर्ज अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट जो बार बार रिपीट होता है, चेन्नई तमिलनाडु में है। फोर्ट विलियम भी याद रखना है, फोर्ट सेंट जॉर्ज भी याद रखना है, ठीक है, दोनों ही एग्जाम में आते हैं। उसके बाद मस्जिद है, जामा मस्जिद दिल्ली में है। सिद्दी सैयद मस्जिद पूछा जाए तो अहमदाबाद में है। कुवत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है। मक्का मस्जिद हैदराबाद में है। मोती मस्जिद दिल्ली में है। सिद्दी बशीर मस्जिद अहमदाबाद में है। चेरामन जुम्मा मस्जिद त्रिशूर केरला में है, ठीक है। फिर विभिन्न खेलों में खिलाड़ियों की संख्या पूछी जा सकती है तो क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी में भी 11 होते हैं। खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। लॉन टेनिस में 1 या 2, बैडमिंटन में 1 या 2, फुटबॉल में 11, बेसबॉल में 9, वॉलीबॉल में 6 हो जाएगा। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। रग्बी में 15 होते हैं और टेबल टेनिस में 1 या 2 खिलाड़ी, ठीक है। भारतीय नए नोट पर छपी तस्वीरें, ये पूछा जाता है कि 10 रुपए के नए नोट पर जो है किसका है मंदिर है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है 10 रुपए के नोट पर है और कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। 20 रुपए के नोट पर इनका कलर भी जो है आपको याद रखना है। 20 रुपए के नोट पर जो है एलोरा की गुफा है जो कि महाराष्ट्र में है। 50 रुपए के नोट पर अगर आप देखेंगे तो हम्पी का रथ है जो कि कहाँ पे है? कर्नाटका में है। 100 रुपए के नोट पर अगर आप देखेंगे तो रानी की बावड़ी ये जो दिखाई दे रही है ये गुजरात में है, ठीक है। 200 रुपए के नोट पर जो है सांची का स्तूप है जो कि एमपी में है। और 500 रुपए के नोट पर जो है लाल किला है जो कि दिल्ली में है। 2000 का नोट आप सभी को पता है बंद कर दिया गया तो उसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं था तो उसको मैंने ऐड नहीं किया है। सिर्फ 500 तक जो है आपको याद रखने हैं, ओके। चलिए आगे देखिए, भारत की भाषाओं से रिलेटेड दिया गया है कि भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? तो टोटल कितनी है? 22 भाषाएं हैं। 1950 में भारतीय संविधान की स्थापना के समय यानी कि मूल संविधान में अगर हम बात करें तो मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी थी? 14 थी। फिर जो 8 भाषाएं हैं वो संविधान में संशोधन करके जो है वो 8 भाषाएं जोड़ी गई हैं, इसीलिए अभी संख्या जो वर्तमान में है वो कितनी है? 22 है। 8वीं अनुसूची में तदोपरांत जोड़ी गई भाषाएं यानी कि जो 8 भाषाएं जोड़ी गई वो कौन कौन सी है? सिंधी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, ठीक है। मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली, ये जो 4 भाषाएं हैं मतलब इसी तरीके से जुड़ी है। पहले सिंधी जुड़ी, फिर कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली को जो है इन चारों भाषाओं को एक बार में जो है जोड़ा गया था, चारों को, ठीक है। शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली जो पहली भाषा थी वो थी तमिल भाषा। उसके अलावा 6 टोटल भाषाएं हैं जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा जिन्हें प्राप्त है। तो तमिल हो गया, इसके अलावा संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और उड़िया, ये जो है टोटल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। नागालैंड की जो राजभाषा है अंग्रेजी है और ये अंग्रेजी जो है ये 22 भाषाओं में शामिल नहीं है। गोवा की राजभाषा पूछी जाए तो कोंकणी है। भारत के संविधान द्वारा निर्धारित सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो राजभाषा है वो कौन सी है? इंग्लिश है। लक्षद्वीप की प्रमुख भाषाएं जेसरी और महल हैं जो कि द्वीप भाषा है। सामान्यतः पुद्दुचेरी में बोली जाने वाली विदेशी भाषा कौन सी है? तो फ्रेंच बोली जाती है। पूर्व की इतावली कही जाने वाली भारतीय भाषा कौन सी है? तो तेलुगु है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की भाषाएं कौन सी है? तो हिंदी, बंगाली, तमिल, मलयालम, तेलुगु, यह जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बोली जाती हैं। कुछ संस्थान जो कि भाषा को बढ़ावा देने वाले हैं, जैसे भारतीय भाषा संस्थान पूछा जाए तो मैसूर कर्नाटका में है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय पूछा जाए तो वर्धा महाराष्ट्र में है। अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय हैदराबाद आंध्र प्रदेश में है। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान ये नई दिल्ली में है। श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति में है। देखो ये पूछे जा चुके हैं, ठीक है। जैसे ये जो संस्कृत विद्यापीठ है तिरुपति का, ये आ चुका है। एक और पूछा गया था संस्कृत से ही रिलेटेड था जो नई दिल्ली में है, आई थिंक ये था संस्कृत संस्थान, ठीक है। तो एक ये वर्धा वाला पूछा गया एग्जाम में, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, तो ये भी याद रखना है। मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय ये हैदराबाद में है और शास्त्रीय तमिल केंद्रीय संस्थान चेन्नई में है, ठीक है। तो ये जो संस्थान दिए गए हैं भाषा से रिलेटेड ये भी याद रखने हैं। और डीएसएसबी ने जो है भाषाओं से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस जो है 2023 के एग्जाम में पूछे, तो ये भी आपको सारे याद रखने हैं,
ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है, इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो कहाँ पर हैं। जैसे सबसे पहले विश्व बैंक है, वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन डीसी में है। विश्व व्यापार संगठन का जो है वो जिनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन पूछा जाए तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है। संयुक्त राष्ट्र संगठन यूएन का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। खाद्य एवं कृषि संगठन पूछा जाए FAO का, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर का, तो ये रोम में हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र बाल निधि यानी कि यूनिसेफ का जो अंतर्राष्ट्रीय वो क्या कहते हैं हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में है। FAO का पूछा जाए FAO तो ये रोम इटली में हो जाएगा, वही खाद्य और कृषि संगठन है। क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संघ सार्क का अगर पूछा जाता है तो काठमांडू नेपाल में हो जाएगा। रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति का हेडक्वार्टर जिनेवा में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर लंदन में है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का बर्न में है। UNIDO इंपॉर्टेंट है, वियना में। अंकटाड का जिनेवा में है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का। OECD इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है, इंपॉर्टेंट है ये भी। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। यूनेस्को अगेन इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र शिक्षा वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, तो ये पेरिस में है, ठीक है। AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग चीन में है। आगे देखिए, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है। न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक, ये शंघाई चीन में है। एशियाई प्रशांत आर्थिक सहयोग का हेडक्वार्टर सिंगापुर में है। ADB मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है एशियन विकास बैंक का, तो मनीला फिलीपींस में हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का पूछा जाता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है द हेग नीदरलैंड में है। IMF का पूछा जाए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, तो वाशिंगटन DC अमेरिका में है। अगेन ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस्लामी सहयोग संगठन जेदा, ये याद रख सकते हैं, वैसे पूछा नहीं गया अभी तक एग्जाम में। ओके, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का आपको याद रखना है जो कि लुसाने स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। ओके, बाकी आप पढ़ सकते हैं, जैसे परमाणु एजेंसी का वियना में है। विश्वव्यापी प्राकृतिक निधि का स्विट्जरलैंड में हो गया, ठीक है। WHO एक याद रखना है आपको, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, विश्व स्वास्थ्य संगठन का, तो ये जिनेवा में है। और इसके अलावा ICC का याद रख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का, तो इसका हेडक्वार्टर दुबई में है। नाटो का अगर पूछा जाए, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है नाटो, तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। विश्व बौद्धिक संपदा भी पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो जिनेवा में है ये, ठीक है। ओपेक अगेन इंपॉर्टेंट, पेट्रोलियम निर्यात करने वाले देशों का संगठन वियना में है, ठीक है। दक्षिण पूर्वी संघ जो एशियान है उसका जो हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति लुसाने स्विट्जरलैंड पढ़ चुकी है। शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का म्यूनिक जर्मनी में हो जाएगा, ठीक है। फीफा का अगर पूछे जाए तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। ओके, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था जो हमने इसमें कवर कर लिया है, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट बनते थे वो लगभग हमने इसने कर लिए हैं, ठीक है। इसके अलावा अब आप जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाए गए हैं उनको कीजिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ से देखो डिटेल में जब हम उन क्वेश्चंस को पढ़ते हैं तो कुछ और क्वेश्चंस हमको वहाँ से जानने को मिलते हैं, और वहीं से उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड जो है फिर क्वेश्चंस एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो बहुत सारे पार्ट्स हम उसके कर चुके हैं, आई थिंक 7 से 8 इजीली हम कर चुके हैं, जहाँ पे हमने अलग से 2021 में जो DSSB में पूछे गए, 2022 में जो पूछे गए, 2023 में जो पूछे गए वो क्वेश्चंस किए, साथ में 2024 के फरवरी एग्जाम किया, और 2025 के जो 24 में ही जो मार्च में हुए, तो 5 वीडियो तो यही हो गई। इसके अलावा जो सिलेक्शन बैच में प्रैक्टिस वीडियो चल रही थी जो DSSB के और एग्जाम में या फिर SSC वगैरह में जो क्वेश्चंस पूछे गए उनके भी जो आई थिंक 4 से 5 पार्ट हो चुके हैं। तो लगभग 10 वीडियो जो है स्टैटिक जीके से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड, और हर वीडियो जो है आपको 1 घंटे से ज़्यादा की ही मिलेगी, ठीक है। तो उनको जो है आप ज़रूर कीजिएगा क्योंकि वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और वहाँ से रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। बाकी आगे वीडियो भी जो है आपकी क्वेश्चन से रिलेटेड देखने को मिलती रहेगी, आपको प्रीवियस ईयर से रिलेटेड, क्योंकि प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके अलावा मैं एक और चीज़ कहूँगी, स्टैटिक जीके पर ही मत लगी रहिए, बाकी के सब्जेक्ट्स भी इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक जीके आप दे लीजिए, दिन में आप 1 घंटा देना चाहते, 2 घंटा देना चाहते, वो दीजिए आप, ठीक है। लेकिन जो मेन फोकस है वो अपने बाकी सब्जेक्ट्स पर रखिए। जैसे कोई सब्जेक्ट आपका वीक है, चाहे रीजनिंग है, उसमें इतनी प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस की, रीजनिंग की, क्योंकि कंप्लीट वीडियो आ चुकी है, हमने पूरा जो भी टॉपिक्स पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड देख लिया है, ओके। और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी जो है हमने किए हुए हैं रीजनिंग के, तो वो आप देख सकते हैं। और फिर उसके बाद जो है DSSB की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आपको जो है प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे,
ठीक है, वहाँ पे उनकी प्रैक्टिस कीजिए और उससे बेटर आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई मॉक टेस्ट वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो प्रैक्टिस आप रीजनिंग के प्रीवियस ईयर पेपर से कर सकते हैं या 2024 में जो फरवरी के हुए, मार्च के पेपर हुए, वहाँ से कर सकते हैं, उससे ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस आप किसी मॉक टेस्ट से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उनको लगाइए, सिर्फ जितना आप लगा सकते हैं, वहीं से जो लॉजिक मिलेगा उसी लॉजिक पर बेस्ड आपको आगे क्वेश्चंस रीजनिंग के देखने को मिलेंगे। ठीक है, सेम आप मैथ को सीखिए। मैथ अगर आपको नहीं आता है तो मैथ पे फोकस कीजिए, क्योंकि वहां से जो आप सीखेंगे ना, डायरेक्ट वहीं से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। स्टैटिक जीके में या जीएस का जो पार्ट है, यहाँ पे आप कितना ही पढ़ लो, क्वेश्चंस आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो आपने नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, बट फिर भी अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन 10 क्वेश्चंस तो आपको मान के चलिए कि कुछ ऐसे मिलेंगे ही मिलेंगे जो आपको नहीं आते होंगे, तो वहाँ पे फिर आपको कुछ क्वेश्चंस ही जो है आते होंगे। ठीक है, तो बेटर है इतना फोकस उस पर मत कीजिए, बाकी सब्जेक्ट्स को ज़्यादा टाइम दीजिए। हिंदी, इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आप अपने पूरे नंबर लाने की कोशिश कीजिए। देखो, हिंदी डेफिनेटली आप इसमें 20 में से 17-18 नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं, अगर आप हिंदी को अच्छे तरीके से कवर करेंगे तो, प्रीवियस ईयर्स पे देखेंगे तो। इंग्लिश, सेम इंग्लिश है, इंग्लिश इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं पूछी जाती है, और ना ही इसमें आपको ज़्यादा ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, मेन चीज़ें पढ़िए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, टेंस का यूज़ देख लीजिए एक बार, फिर ये प्रीपोजिशंस कहाँ पे कौन सी यूज़ हो रही है। ठीक है, तो वो आपको पता लग जाएगा। और मैथ और रीजनिंग में अगेन एक या दो क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जो डिफिकल्ट होगा, अदरवाइज 18 नंबर आप रीजनिंग में भी इजीली ले सकते हैं। मैथ अगर किसी को देखो नहीं आता है तो ऑब्वियस है, वो तो प्रॉब्लम होगी ही, फिर उसके लिए मुश्किल होगा। अदरवाइज जिसका मैथ अच्छा है तो वो कर सकते हैं मैथ को भी। तो जिसको नहीं आता है वो मैथ पे फोकस कीजिए और मैथ को अपना अच्छा करने की कोशिश कीजिए, बजाय जीएस के। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आप नंबर्स ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स इन 4 सब्जेक्ट से आप बना सकते हैं। स्टैटिक जीके से आप उतने नंबर नहीं बना पाएंगे। ठीक, तो इन पर ज़्यादा फोकस कीजिए और साथ में पढ़ते रहिए स्टैटिक जीके, 1 घंटा 2 घंटा जो आपको डेली अगर उसको देना है तो। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टैटिक जीके हमारी हो गई है कंप्लीट, रीजनिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। मैथ्स के कुछ टॉपिक हमारे बचते हैं, मतलब कौन से अपने 3-4 टॉपिक ही किए हैं, जैसे नंबर सिस्टम हमने कंप्लीट किया है, एलसीएम एचसीएफ किया है, सिंप्लीफिकेशन हुआ है। ओके, तो बाकी आगे क्या कहते हैं उसका, परसेंटेज रहता है, रेशो प्रोपोर्शन है, तो उनको भी जो है 1 बाय 1 जो है पूरी करने की कोशिश करते हैं। हिंदी इंग्लिश एक वीडियो ही मिलेगी। हिंदी की देखो, अगर बिल्कुल डिटेल में जानना है तो डिटेल में भी अवेलेबल है, वो आप कर सकते हैं DSSB क्रैश कोर्स में जाके। इंग्लिश वहाँ पे भी है, वो कर सकते हैं। अदरवाइज हिंदी और इंग्लिश फिर एक वीडियो जो आपको रीजनिंग और स्टैटिक जीके की तरह मिल जाएगी। ठीक है, उसके अलावा बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिए। मैं भी अगर पॉसिबल होता है तो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर डिस्कस करते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।